This meeting is being recorded. डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर, अखिलेश सर सादर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। मणि सर सादर प्रणाम सर। आवाज आपकी इको कर रही है। प्रणाम प्रणाम। जी सर। विवेक सर सादर प्रणाम सर। जी प्रणाम सर। डॉक्टर विवेक जी, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करिए। प्रणाम सर। तो अब हम लोग 10-15 मिनट में, डॉक्टर विवेक जी आपको मैं बता दूं कि इसमें संख्या हम लोगों की कम होती है। हम इसी के माध्यम से ये प्रयोग करते हैं और फेसबुक, ट्विटर और जितने सोशल मीडिया के माध्यम है, यूट्यूब, उसका हम सीधे लाइव प्रसारण करते हैं। ये ज्यादा अच्छा है सर। जी जी। तो अब हम लोग जल्दी ही अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं, जुड़ जाए।
हमारे आज के मुख्य वक्ता हम सबके बीच लोक पहल के मंच पर आ चुके हैं। आपका आज उद्बोधन और पाठ्य प्राप्त हो और हम सबके लिए ये सौभाग्य का विषय है। डॉक्टर हर्षमणि जी हैं और हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी हैं। विवेक मणि त्रिपाठी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है और अपने संघ विचार परिवार से ही आपका गहरा लगाव है। आप स्वयं सेवक हैं और संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपके सामने आज प्रस्तुत करना है, उनका पाठ्य प्राप्त होगा डॉक्टर विवेक जी का। मैं विवेक जी को यह बताना चाहूंगा कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवकों की का एक सकारात्मक हस्तक्षेप है। लोक पहल की प्रतिस्थापना पूज्य रजिया की पुण्यतिथि पर प्रयाग से प्रारंभ होता है। इसकी यात्रा और इसके जो अभिकेंद्र में है वो है प्रयाग विश्वविद्यालय से डॉक्टर बीके सिंह, मेरठ के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के डॉक्टर आलोक चौहान सर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जहां से डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी का अध्ययन अध्यापन हुआ है, वहां से आयुर्विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रबंधन विभाग के डॉक्टर अविनाश पारखीरकर सर इसके महत्वपूर्ण कर्ता धर्ता हैं। और यह संघ के अत्यंत वरिष्ठ, जिनकी संघ आयु अधिक है, ऐसे ही स्वयं सेवकों का एक हस्तक्षेप है। और यह इसका मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के विचारों को, उनके कार्यों को, उनकी नीतियों को, उनके विचारधारा का प्रचार प्रसार करना, जनता के बीच उसको स्थापित करना और जन समस्याओं को सत्ता प्रतिष्ठान की ओर उन्मुख करना इस लोक पहल का मुख्य उद्देश्य है। इस लोक पहल के औपचारिक अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर BL आर्या साहब महत्वपूर्ण हैं। रज्जू भैया के प्रिय शिष्यों में सम्मिलित और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह गौर और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति गिरीश श्रीवास्तव सर इसके महत्वपूर्ण संरक्षक मंडल में सम्मिलित हैं। और यह अनवरत प्रयास कर रहा है, एक सारस्वत प्रयास कर रहा है कि जो सांस्कृतिक अवपीड़न के कालखंड के उपरांत उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की सुशासन और संस्कृति निष्ठ सरकार की प्रतिस्थापना हुई है, वैसे पूरे राष्ट्र में ही हुई है, उसको और स्पंदित करना, उसे और मुखरित करना और उसे राष्ट्रीय एकात्मकता की ओर उन्मुख करना इस लोक पहल का मुख्य लक्ष्य है। लोक पहल के जो वैचारिक अधिष्ठान के केंद्र हैं पूज्य महंत अवैधनाथ जी, जो मंदिर आंदोलन के प्रणेता हैं, मंदिर आंदोलन के मुखिया रहे हैं, अशोक सिंघल जी, दीनदयाल उपाध्याय, पंडित मदन मोहन मालवीय हमारे आदर्श हैं। और इन्हीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महंत अवैधनाथ जी, मदन मोहन मालवीय, पूज्य रज्जू भैया जो प्रयाग की धरती से थे और संघ के अभिकेंद्र थे, ऐसे ही लोगों की अभिप्रेरणा है इस लोक पहल की और यही इनके वैचारिक अधिष्ठान है, विचारों के अभिकेंद्र है। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर लोक पहल अपना अनवरत याज्ञिक अनुष्ठान कर रहा है, वैचारिक अनुष्ठान कर रहा है। और आज इसी कड़ी में हम लोग मुख्य वक्ता के रूप में आज आमंत्रित किए हैं चीन के विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान के क्वेंतोंगो विश्वविद्यालय में भाषा प्रभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी को,
और विवेक मणि त्रिपाठी जी का प्रचार प्रसार लोक पहल भी कर चुका है। लोक पहल की पूरी टीम की है। मेरे सारे फेसबुक पर और मेरे समस्त साथियों पर के फेसबुक और जितने सोशल मीडिया के माध्यम लोक पहल के हैं उसका प्रचार प्रसार है। तो मेरा कोई दर्शक श्रोता इस परिचय से अब मोहताज नहीं है। और और आप हमारे विचार परिवार के हैं। आपने अद्भुत कार्य किया है भाषा पर। भाषा का अध्ययन आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना की बगिया से की है। महामना का वह विश्वविद्यालय स्वयं एक सांस्कृतिक अभियान का अभिकेंद्र है। वहां से आपका अध्ययन और अध्ययन हुआ है। स्नातक परा स्नातक 2015 में क्वांतोंगो विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में आप सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। और सबसे जो आपकी विशिष्ट मौलिकता है कि आपने मैला आंचल, जो भारत में मैला आंचल की, अगर प्रेमचंद के बाद मैला आंचल की परिचर्चा न हो तो भारत की आत्मा का चित्र नहीं उभरता है। और साथ ही साथ पायलू का मैदान का जो तुलनात्मक अध्ययन आपने किया है, इसी पर आपको पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई है, वह अद्वितीय है। लोक पहल की एक मान्य परंपरा है कि हम अपने अतिथि का परिचय कराते हैं, प्रस्तुत करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा केवल विषय पर बोलूंगा। चीन की, भारत की संस्कृति पर चीन का प्रभाव, यह अपने आप में बड़ा अद्भुत विषय है। क्योंकि चीन से हमारा जो राजनय का संबंध है स्वतंत्रोत्तर भारत में, वह बहुत असहज ढंग से, बहुत सहजता से उसको नहीं लिया जाता है। अब प्रश्न है कि भारत की संस्कृति ने चीन को कितना अनुप्राणित किया है। वह चीन में बैठकर और भाषा विज्ञान का अध्ययन करने वाला एक पांडित्य से परिपूर्ण, जिसके पास अपना बौद्धिक स्पर्श है, वही बता सकता है। लेकिन मैं इस संदर्भ में आज लोक पहल के मंच पर आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए इतना ही कहूंगा कि संस्कृति, भारत की संस्कृति तात्विक दृष्टि से धर्म मूलक है। भारत और भारतीय समाज की रुचियां, आकांक्षाएं नैसर्गिक रूप से धर्मनिष्ठ है। और जब हम धर्म की परिचर्चा करते हैं तो हमारा धर्म और हमारा कर्तव्य एक दूसरे के पर्याय होते हैं। और संस्कृति ही किसी समाज को और किसी समाज के इतिहास को, किसी राज्य को, किसी हम राष्ट्र को कहें तो उसके स्वर्ण काल का और उसके पराभव दोनों में अगर वैचारिक अभिप्रेरणा या वैचारिक रूप से विलगाव होता है तो सुसुप्तावस्था में वो राष्ट्र जाता है, वह केवल संस्कृति होती है। भारत की संस्कृति इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि जब जब इस देश की सत्ता, संस्कृति और समाज एक संरेख में रहा है, समाज हमारी संस्कृति से अभिप्रेरित रहा है, तो भारत उन्नति के उतंग शिखर पर प्रतिस्थापित हुआ है। लेकिन जब जब यह संस्कृति से अभिप्रेरणा लेने में असफल रहा है, तब तब इसका पथ विचलन, इसका पराभव और साथ ही साथ इसका अवपीड़न देखने को मिला है, इसकी स्वतंत्रता देखने को मिली है। और सौभाग्य का विषय है कि भारत में एक ऐसा मुख्यमंत्री है सबसे बड़े प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जिनका चरित्र, जिनकी दृढ़ता, जिनकी क्रियाशीलता, सतत क्रियाशीलता मैं कहूं तो उपयुक्त होगा, वह एक संत परंपरा से आने के नाते हुआ है। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की सुशासन की प्रतिस्थापना है, उत्तर प्रदेश जिस तरह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है, आग्रह और निग्रह के साथ जिस तरह निरंतरता से अपनी राजनीतिक सांस्कृतिक यात्रा कर रहा है, उसके मूल में यही सांस्कृतिक उत्थान का कालखंड ही है। पूज्य महाराज जी की जो जीवन शैली है, अभी माफियाओं पर उनका क्रोध, उनकी भ्रिकुटियां तन जाती हैं और बालकों के बीच जाते हैं तो एक मंद मुस्कान, एक पंकिन मुस्कान उनके चेहरे पर
हमें उनके मुखाकृति पर दिखाई देती है, यह एक सांस्कृतिक पुरुष के सामर्थ्य का ही विषय हो सकता है कि कब अपेक्षित क्रोध करना है जो भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है, और कब स्नेह, ममत्व और वात्सल्य से ओतप्रोत होकर के भारत को अभिसिंचित करना है। यह उनसे सीखा जा सकता है और उसी रास्ते में, उसी सन्मार्ग पर वह प्रेरित हैं। आत्म अनात्म में भी आत्म तत्व का दर्शन कराना और आत्मवत्ता, भूला हुआ पराक्रम जो मंदिर आंदोलन से अभी दिखाई दे रहा है, मंदिर की प्रतिष्ठापना से हमारा भूला हुआ पराक्रम, नागरिक प्रतिबद्धता के तत्व जो सार्वजनिक जीवन में स्थापित करना युगों से एक कठोर चुनौती बनी हुई है, उसे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ऐतिहासिक, भौगोलिक, धार्मिक, कितने रूपों में, राजनीतिक आयाम जो पैराडाइम शिफ्ट किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, निश्चित रूप से यह वर्तमान राजनीति का कालखंड, प्रशासन का कालखंड एक गहरे अन्वेषण का विषय है। तो मैं अधिक समय न लेते हुए, मैं आज के वक्ता जिस सांस्कृतिक अधिष्ठान से चीन का स्पर्श करेंगे, वो कहाँ कहाँ चीन में भी दिखाई देती है, तिरोहित नहीं हुई है। और हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, पड़ोसियों के प्रति नीतियां बदल सकते हैं, तो वह पड़ोसी हमारा किस भाव से, किस तरह सांस्कृतिक जागरण से सामंजस्य और साहचर्य की ओर अग्रसर होगा, इसकी जीवंतता के उद्गम स्थलों की, उच्च स्थलों की खोज करेंगे डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी। लेकिन हमारे लोक पहल की एक औपचारिकता है कि हम औपचारिक रूप से अपने अतिथि का परिचय प्रस्तुत करते हैं। तो मैं परिचय के लिए दिल्ली से डॉक्टर ऋषिकेश सिंह को आमंत्रित कर रहा हूं कि डॉक्टर विवेक मणि जी का विधिवत परिचय प्रस्तुत करें। डॉक्टर ऋषि। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोकपहल मंच के इस आभासी कार्यक्रम के परिचर्चा माला में एक बार पुनः मैं मंच से जुड़े हुए अपने सभी दर्शकों, श्रोतागण, सम्मानित लोकपहल के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं आज के मुख्य अतिथि की उपस्थिति को सादर नमन करते हुए एक बार फिर से आप सभी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सर ने बताया है कि इस मंच के माध्यम से हम निरंतर हर एक सप्ताह रविवार को एक प्रासंगिक और लोक कल्याणकारी मुद्दे को लेकर के आपके समक्ष एक व्यापक परिचर्चा माला का आयोजन करते हैं, जिसमें हम उस क्षेत्र के आधिकारिक विद्वान को बुलाते हैं आपके बीच में। और इसी कड़ी में आज भारतीय संस्कृति का चीन पर प्रभाव नामक विषय पर अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए हमने इस क्षेत्र के प्रतिष्ठापक विद्वान डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी को आमंत्रित किया है। जैसा कि पहले से ही लोकपहल की एक परंपरा रही है कि हम अपने इस परिचय सत्र के 3 हिस्से रखते हैं, जिसमें कि लोकपहल का परिचय, विषय की एक संक्षिप्त प्रस्तावना और उसके साथ साथ अतिथि का परिचय। जहां तक लोकपहल के परिचय की बात है, सर ने बड़े विधिवत ढंग से लोकपहल का परिचय कराया है और संक्षिप्त जो है विषय के ऊपर सर ने प्रकाश भी डाला है। इस संदर्भ में कुछ अगर थोड़ी सी बात भारतीय संस्कृति पर चीन के प्रभाव के रूप में अगर मैं करूं, तो सर ने जैसे बड़ी ही सुंदर बात कही है कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। वर्षों से भारत और चीन केवल दोनों पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि इनके जो ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कई चीजें साझा हैं एक दूसरे से। साम्यवादियों के प्रभाव से पहले, जब साम्यवादियों का अस्तित्व चीन में आया, उससे पहले जो है भारत और चीन के जो संबंध थे वो बड़े ही सामंजस्य और सद्भावपूर्ण रहे हैं, जो कि 62 के पहले हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ दौर के लिए ये आक्रामक पड़ोसी भी रहे। लेकिन जैसा कि आज का विषय है कि भारतीय संस्कृति का चीन पर प्रभाव, तो इसके आधिकारिक विद्वान तो विवेक त्रिपाठी सर ही हैं, लेकिन कुछ कुछ अगर मौकों पर देखें तो हमारे संस्कृत साहित्य में पाणिनि ने जो है रेशम के व्यापार के लिए, जो पहले बहुत प्राचीन समय में हुआ करता था, उसके लिए चीना शंकु शब्द का जो है वो प्रयोग किया है। और उसके साथ साथ भारत के पुराणों में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में रेशम के व्यापार आदि के लिए चीन की जो है चर्चा है। एक महत्वपूर्ण बात तो यही है कि चीन शब्द खुद संस्कृत का शब्द है। चीन शब्द खुद जो है चाइना के रूप में वो संस्कृत का शब्द है, वो खुद वहां की भाषा का शब्द नहीं है, जैसे उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। तो आज चीन को पूरे दुनिया में भारत यानी संस्कृत के दिए हुए नाम से जाना जाता है। ये दोनों के एक सांस्कृतिक सामंजस्य को जो है दिखाने वाली
बात है। कई सारे मौकों पर, चाहे इसका प्रमाण है कि प्राचीन युग से जो तमाम यहाँ पर यात्री आते रहे, चाहे उसमें हम फाहियांग का नाम ले लें, हम ह्वेनसांग का नाम ले लें, संग्यून का नाम ले लें, इत्सिंग का नाम ले लें, ऐसे तमाम यात्री यहाँ पर आए, यहाँ के विश्वविद्यालयों में पढ़े और उसके साथ साथ उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया। और जैसा कि लिखा है ह्वेनसांग ने अपने सीयूकी में कि यहाँ भारत कई मामलों में चीन का गुरु है। और उन्होंने एक ऐसी किताब आई जिसका नाम था विजडम ऑफ इंडिया, जिसमें ली युटांग ने लिखा कि हिंदुस्तान धर्म और सरल वांग्मय विषयों में चीन का गुरु तथा त्रिकोणमिति, वर्ग समीकरण, व्याकरण, ध्वनि शास्त्र, तत्व ज्ञान व शतरंज के खेल में अखिल जगत का गुरु है। तो कहीं न कहीं ये जो भारत का महत्व है चीन की नजर में, वो इस बात को दिखाता है। इसके साथ साथ जो आत्मा के विषय में चीन के बड़े तत्ववेत्ता रहे हैं ताओ, उनका ज्ञान भी वैदिक ज्ञान से ही संबंधित है। तो मिला जुला करके मेरा कहना यही है कि चाहे वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो, चाहे कश्मीरी पंडितों के द्वारा वहां पर संस्कृत की जो एक अगाध परंपरा ले जाई गई, जिसका चीन में अनुवाद किया गया, उसके साथ साथ में यहाँ के ज्ञान विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन, धार्मिक प्रदेयों के रूप में हम तमाम तौर पर हम जो चीन की संस्कृति है उस पर हम भारत की संस्कृति का प्रभाव देख सकते हैं। डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी सर इस विषय के अधिष्ठाता विद्वान है और साथ साथ में वो इनकी रुचि का विषय भी है सर का, और सर इसके प्रभावी वक्ता भी हैं। इसीलिए इस संक्षिप्त विषय परिचय के साथ में सर का अगर विधिवत परिचय अगर आपको करा दूं, जैसा कि सर ने कहा कि सर किसी परिचय की मोहताज नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी अपने आज के श्रोताओं को मैं बताता चलूं कि डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी सर का जन्म बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में हुआ है। और सर, जैसा कि सर ने बताया, अखिलेश त्रिपाठी सर ने, कि बीएचयू से ही सर ने चीनी साहित्य में स्नातक व स्नातकोत्तर होने के साथ साथ चीन के सैन्यांग शिक्षण विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान एवं प्रायोगिक भाषा विज्ञान में सर ने स्नातकोत्तर किया हुआ है। चीन के क्वातोंग विदेशी भाषा विश्वविद्यालय से हिंदी का जो सबसे महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास रहा है मैला आंचल, जिसके बारे में अखिलेश सर ने बड़ी ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की, उसके साथ साथ चीनी उपन्यास पाए लू का मैदान के साथ सर ने अपने तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उस पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। इसके साथ साथ सर ने मगध विश्वविद्यालय में, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में चीनी भाषा और साहित्य को 4 वर्षों तक सहायक प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया है। सर 2008 से 2011 तक मगध विश्वविद्यालय में रहते हुए बिहार के गया नगर प्रचारक प्रमुख के दायित्व का निर्वहन भी सर ने जो है वो किया हुआ है। इसके साथ साथ 2015 से सर चीन के क्वांगतोंग विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में हिंदी के सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। और ये तो सर की एक मतलब शैक्षणिक पदस्थापना है, लेकिन अगर सर के कार्यों की अगर बात की जाए तो सर निरंतर लगातार पढ़ने लिखने वाले और शोध पत्र पत्रिकाओं के संपादक के तौर पर, लेखक के तौर पर सर ने निरंतर जो है वो अपना योगदान दिया है। जिसके रूप में हम अगर बात करें तो आर्यावर्त शोध पत्रिका के सर सहायक संपादक रहे हैं। अक्षरा जो एक बहुविषयक शोध जर्नल रहा है उसके सह संपादक रहे हैं। ऐसे ही समागम और शोध ऋतु जनरल के सर जो है वो संपादक मंडल के सदस्य रहे हैं। होरिजोन नामक एक बहुक्षेत्रीय जो शोध विषयक पत्रिका है उसके सर समीक्षक के रूप में जुड़े रहे हैं। वैश्विक संस्कृत मंच जिसको ग्लोबल संस्कृत फोरम कहते हैं, सर उसके अंतर्राष्ट्रीय संयोजक रहे हैं। इसके साथ साथ सर के कई शोध आलेख विभिन्न शोध पत्र पत्रिकाओं में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में भी जो है वो प्रकाशित होते रहे हैं। सर 2016 में भारत चीन मैत्री सहयोग को बढ़ाने के लिए बनने वाली फिल्म जिसका नाम था महान बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग, उसमें अभिनय करने वाले चीनी अभिनेता वान स्वाओ मिंग को संस्कृत भाषा पढ़ाने का सर को सुअवसर प्राप्त हुआ है। सर क्वांतोंग विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के हिंदी के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों के लिए नए क्षितिज नाम से हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम सामग्री का सर ने संकलन किया है, जो कि बड़ी ही गौरव की बात है हमारे लिए। और वर्ष 2016 में सर को चीन के क्वांगतोंग विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर चीन की पहली पत्रिका, जो चीन की पहली हिंदी पत्रिका है संचेतना, उसके संपादन और प्रकाशन का कार्यभार मिला, जिसके लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उन्हें प्रशंसा पत्र भी जो है वो दिया गया। और इसी क्रम में इन तमाम महत्वपूर्ण कार्यों के संदर्भ में सर को कई महत्वपूर्ण सम्मान भी मिले हैं, जिनमें कि
सर को चीन के राष्ट्रपति द्वारा उनको विशिष्ट उनके योगदान के लिए मीडिया शिखर सम्मेलन में जो है पुरस्कृत किया गया। इसके साथ साथ सर को उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में दिया गया। इसके साथ साथ सर को राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2021 में कारक सेवा संस्थान वाराणसी के द्वारा एवं विश्व हिंदी साहित्य परिषद दिल्ली के द्वारा हिंदी प्रज्ञा सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो ये तो सर की उपलब्धियों का एक छोटा मोटा जो है वो परिचय है। क्योंकि बहुत समय हो चुका है, इसलिए सर को हम सभी सुनने के लिए जो है वो व्यग्र हैं। इसीलिए ज्यादा अपनी बात को आगे न बढ़ाते हुए मैं पुनः अखिलेश त्रिपाठी सर के पास चलूंगा। अखिलेश त्रिपाठी सर। सर आपकी आवाज। हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ऋषिकेश सिंह। आपने बहुत सुंदर ढंग से डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी का जो वैदुष्य है उसकी प्रस्तुति की, उसका रेखांकन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधे किसी बीच में बाधा होने के लिए और मैं अपने मुख्य वक्ता को पहले से ये बता के कि आपको 1 घंटे बोलने हैं और उसमें कोई समय सीमा नहीं है। आप पूरा अपना जो वक्तव्य है वो पूरा करेंगे, अपना पूर्ण वृत्त देंगे। पूर्ण वृत्त ही संपूर्णता का प्रतीक है। इसलिए मैं आग्रह और निवेदन के साथ चीन पर भारत की संस्कृति का क्या प्रभाव है उस विषय पर आपके पाथवे के लिए मैं आपको विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी। बहुत बहुत आभार सर। आदरणीय डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर ऋषिकेश सिंह जी, डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी और डॉक्टर पलाश जी, आप सभी का एवं ऑनलाइन जुड़े सभी हमारे मित्रों को सादर प्रणाम। आज लोकपाल से जुड़कर घर में आया हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। आज चीन और भारत दोनों जो विश्व की 4 महान सभ्यताएं हैं उनमें से 2 देश हैं। वैसे तो पश्चिमी लोग बोलते हैं कि हमारी सभ्यता भारत चीन की 5000 वर्ष पुरानी है, लेकिन कम से कम हमारी सभ्यता 10,000 वर्ष पुरानी है। भारत चीन संबंध 2000 वर्ष पुराना है। अब विश्व में ऐसा कोई देश नहीं खोज पाएंगे कि 2 देशों के बीच 2000 वर्ष का मैत्री संबंध हो। कितने तो देश 2000 वर्ष पुराने हैं ही नहीं, और कितने लोगों की तो सभ्यता भी नहीं है 2000 वर्ष पुरानी। तो वैसे में हमारे मध्य 2000 वर्ष की सांस्कृतिक आदान प्रदान और मैत्री संबंध होना यह बहुत गर्व की बात है। और आज हम बात करते हैं संस्कृति की। संस्कृति की ही क्यों, संस्कृति जो होती है वह किसी भी देश की आत्मा होती है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी भारतीय जो संस्कृति, हम सांस्कृतिक रूप से बहुत से देशों पर अपना प्रभाव जमाए, लेकिन आज अंग्रेज नहीं कह सकते हैं कि हमने इतने देशों को उपनिवेश बनाया। आज अरबी मुस्लिम लुटेरे नहीं कह सकते हैं कि हमने इतने देशों को लूटा और वहां पे इतना कत्लेआम किया, लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं कि हम सांस्कृतिक रूप से इतने देशों को, इतने क्षेत्रों को समृद्ध किया। तो यह हमारी विशेषता है। और चीन पर सांस्कृतिक प्रभाव, भारत का सांस्कृतिक प्रभाव कितना अधिक है, यह जानने के लिए एक वाक्य बस पर्याप्त है। चीन के एक विद्वान थे श्री हुश, वे 20वीं शताब्दी में चीन के अमेरिका में राजदूत थे। उन्होंने भारत के बारे में कहा था कि भारत ने सीमा पर एक भी सिपाही भेजे बिना 2000 वर्षों तक चीन पर सांस्कृतिक रूप से राज करता रहा। तो यह हमारे लिए कितने गर्व की बात है। अब एक बात हम आते हैं भारत चीन में। जो भारत चीन में जो समानताएं हैं, आखिर हमारी मैत्री जो थी इतने वर्षों तक, 2000 वर्षों तक क्यों लगातार जारी रही अनवरत रूप से? तो कुछ तो समानताएं होगी, क्योंकि मित्रता तो समान विचारधारे वाले के दो व्यक्तियों के बीच में ही होती है। तो जो ऐतिहासिक रूप से भारत और चीन बहुत नजदीक है। 2 मिनट में मैं ऐतिहासिक समानताएं बताऊंगा। भारत में आप देखें ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी, जब भारत में चारों तरफ हिंसा था, तब भारत में एक व्यक्ति का जन्म होता है महात्मा बुद्ध के रूप में, और वे पूरे विश्व को अहिंसा का ज्ञान देते हैं। ठीक उसी समय उनसे 25 वर्ष छोटे थे कन्फ्यूशियस,
चीन में कन्फ्यूशियस का जन्म होता है और चीन भी उस समय टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था, आपस में लड़ रहे थे और कन्फ्यूशियस ने उन्हें शांति का संदेश दिया। और तीसरी शताब्दी में हमारे जब भारत जो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं चाणक्य के माध्यम से, वे भारत को एकीकृत भारत का निर्माण करते हैं, अखंड भारत का निर्माण करते हैं। ठीक उसी समय चीन में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व चीन भी जो टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ था, वहां के राजा एक आते हैं हुआंगती सम्राट छिंस हुआंगती, और वे चीन को एकीकृत करते हैं और वे पहले सम्राट बनते हैं। उसके बाद हम आते हैं भारत में गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि उस समय भारत चहुओर चारों ओर से सभी दृष्टियों से संपन्न था, समृद्ध था। उसी समय चीन में थांग काल था और थांग काल को भी चीन का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद आता है 10वीं शताब्दी। 10वीं शताब्दी तक क्या होता था? भारत में 10वीं शताब्दी आते आते भारत में मुस्लिमों का आक्रमण बढ़ते गया और 11वीं 12वीं शताब्दी आते आते भारत पर मुस्लिमों का राज शुरू हो गया। चीन में भी 11वीं शताब्दी में वहां के जो अल्पसंख्यक जाति के थे, युआन जाति के, उन्होंने चीन पर राज करना शुरू किया। 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक भारत में इस पूरे मुसलमानों का शासन रहा, अत्याचारी पूर्ण शासन रहा। पूरे भारत में तो नहीं रहा, लेकिन जगह जगह रहा। उसी तरह चीन में भी 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक अल्पसंख्यक जातियों का शासन रहा। फिर 19वीं शताब्दी आती है, भारत में अंग्रेजों का प्रवेश होता है और अंग्रेजों का प्रवेश होता है। उस अंग्रेजों का भारत पूर्ण उपनिवेश बन जाता है और उसी समय चीन अर्ध उपनिवेश बन जाता है अंग्रेजों का। फिर 20वीं शताब्दी आती है और 20वीं शताब्दी में स्वतंत्र भारत की स्थापना होती है और उधर भी चीन में भी स्वतंत्र चीन की स्थापना होती है। तो पिछले 2500 वर्षों में हमारे पास ऐतिहासिक रूप से इतनी ज्यादा समानताएं हैं कि यही कारण था कि हमारे बीच जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होते थे वे होते रहे। और दूसरी बात, एक और बात अच्छी है कि चीन पर सांस्कृतिक प्रभाव रहा, उन्होंने हमारे ज्ञान को लिया, उन्हें बचाए रखा। तो यह भी बड़े गर्व की बात है, क्योंकि ज्ञान कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं ले सकता है। जो ज्ञानी होता है, जिस पास ज्ञान का कद्र होता है, वही ज्ञान ले सकता है। तो चीन शुरू से ही भारत के प्रति, भारत को जानने के प्रति उत्सुक रहा है। और इसका उदाहरण मैं एक उदाहरण दूंगा। प्राचीन काल में जो चीन जो देश है, तो चीन अपने देश को चीन नहीं बोलते हैं, वे चीनी भाषा में अपने देश को चोंगकुओ बोलते हैं। चोंगकुओ का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है मध्य देश। मतलब चीनी लोगों का मानना था कि जो उनका देश है वो धरती के मध्य में है, केंद्र में है, और मतलब अर्थात उनका जो देश है वो भी यह धरती पर स्वर्ग है। इससे बढ़िया कोई देश नहीं है, हम सबसे केंद्र में है धरती के और यह स्वर्ग है। फिर जब चीनी लोगों को भारत के बारे में पता चलता है, तो चीनी लोग भारत को एक नया नाम देते हैं, सीथियन, पश्चिम का स्वर्ग। इसके अलावा चीनी लोगों ने स्वर्ग की उपमा किसी भी अन्य देशों को नहीं दी। तो यह जो सीथियन भारत का प्राचीन नाम है चीनी भाषा में, यह बताने के लिए पर्याप्त है कि चीनी लोग प्राचीन काल में भारत को कितना ज्यादा महत्व देते थे और कितनी आदर की दृष्टि से देखते थे। फिर सीथियन के बाद एक नया नाम आया, थिएनचू आया। चीनी लोग थिएनचू कहने लगे। थिएनचू सिंधु शब्द से आया है। फिर शंतु आया, वो भी सिंधु शब्द का चीनी उच्चारण था। फिर अभी जो चीनी लोग भारत को बुलाते हैं, भारत का हिंदी नाम इंतु है, जो 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग द्वारा दिया गया था। यह भी सिंधु शब्द का उच्चारण है, चीनी उच्चारण है। तो अभी 7वीं शताब्दी से लेकर अभी तक भारत को चीनी लोग चीनी भाषा में इंतु के नाम से पुकारते हैं। तो चीनी भाषा में कम से कम भारत के 10 से ज्यादा नाम है। होलवोमन को अभी बोला जाता है, मतलब ब्राह्मण देश भी बोला जाता है। जब ब्राह्मण ग्रंथों का चीन में प्रवेश हुआ, तो चीनी लोगों ने चीनी साहित्य में भारत को ब्राह्मण देश के रूप में लिखना शुरू कर दिया। अब भारत चीन संबंध शुरू कब हुआ इसका वैसे
भारत के बहुत से ग्रंथों में चीनी शब्द का उल्लेख है। जैसे महाभारत में चीन के घोड़े का उल्लेख है, मनुस्मृति में चीन शब्द का उल्लेख है, अर्थशास्त्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जैसा डॉक्टर ऋषि जी सर ने बताया था, अर्थशास्त्र में चिन्हपट्ट शब्द का उल्लेख है। चिन्हपट्ट रेशमी वस्त्र को कहा जाता है, या मनुस्मृति में अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और ये अर्थशास्त्र हो, महाभारत हो या मनुस्मृति हो, ये सभी ईसा पूर्व की ग्रंथें हैं और इन ग्रंथों में चीनी शब्दों का उल्लेख, चीन शब्द का, चीनी घोड़े, चीनी वस्त्र, इनका उल्लेख है। तो इससे यह स्पष्ट है कि भारत चीन संबंध ईसा पूर्व प्रारंभ हो गया था। वैसे जो सबसे पहले भारत से चीन में गया वह था योग। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में भारतीय योग चीन पहुंच चुका था और उस समय इसको ब्राह्मण व्यायाम विधि, भारत व्यायाम विधि आदि नामों से जाना जाता था। लेकिन भारत चीन संबंध का जो शुरुआत का जो लिखित प्रमाण है वह है पहली शताब्दी में 25 ईस्वी में भारत से बौद्ध धर्म चीन गया। अब कैसे गया? उस समय जो चीनी सम्राट थे मिंगटी, उन्होंने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में उन्होंने एक स्वर्ण पुरुष को देखा। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा कि ये स्वर्ण पुरुष कौन है? तो उनके मंत्रियों ने कहा कि ये भगवान बुद्ध है। तो सम्राट ने कहा अपने मंत्री से कि आप लोग जाइए और भारत से महात्मा बुद्ध को लेकर आइए। तो उनके मंत्री चीनी दूत भारत आते हैं। यहाँ उन्हें रास्ते में 2 ऋषि मिलते हैं जो सफेद अश्व पर ग्रंथ रखकर जा रहे थे, जिनमें कश्यप मातंग थे। तो चीनी दूतों ने कश्यप मातंग, उनके साथ एक और थे आचार्य धर्मरक्ष, उनको लेकर भारत से चीन आते हैं। और उस समय जो चीन की तत्कालीन राजधानी थी लोयांग, वहां पहुंचते हैं चीनी सम्राट के पास। चीनी सम्राट उनसे उनके रहने की व्यवस्था करते हैं और चूंकि वे जो दोनों साधु महात्मा थे, भारतीय ऋषि थे, वे सफेद अश्व पे सवार होकर भारत से चीन गए थे। तो चीनी सम्राट ने उनके रहने के लिए, निवास के लिए एक मंदिर का निर्माण कराया और उस मंदिर का नाम रखा श्वेताश्व मंदिर। और वह मंदिर 2000 वर्षों से अभी तक चीन की प्राचीन राजधानी में विद्यमान है, लोयांग में। अभी भी उसका नाम श्वेताश्व मंदिर ही है, क्योंकि श्वेत अश्व पे सवार होकर दोनों ऋषि भारत से चीन पहुंचे। ये लोग चीन गए। जब गए तो उन्होंने वहां पर बहुत से भारतीय ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। अब जब बौद्ध धर्म भारत से चीन गया तो बौद्ध केवल बौद्ध धर्म ही नहीं गया, बल्कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, हम लोग कहते हैं कि ऋषि मुनि, तो जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे वे आज के वैज्ञानिक थे। आज हम देखेंगे हमारी संस्कृति तो तपोवन संस्कृति रही है, वन संस्कृति रही है। हमारे जब राम जी को लेकर जाते हैं, राम लक्ष्मण जी को वशिष्ठ जी जंगल में लेके जाते हैं, जंगल में क्या करने लेकर गए थे? क्योंकि प्राचीन हमारे ऋषि मुनियों ने जंगल में शोध किया था। वहां पर उन्होंने कई तरह के शोध किए थे, कई तरह के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कराया था और उन जंगलों में जाकर हमारे ऋषि मुनि उन सारे अस्त्रों को श्री राम लक्ष्मण को देते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहकर केवल तप नहीं करते थे, बल्कि वे वैज्ञानिक थे, वे शोध करते थे, ज्ञान की खोज करते थे। तो जब हमारी जो उस समय जो ऋषि थे, तो वे जब भारत से चीन गए तो वे केवल धार्मिक ज्ञान उनके पास नहीं था, बल्कि उनमें से बहुत लोग चिकित्सा विज्ञान के ज्ञाता थे, नक्षत्र विज्ञान के ज्ञाता थे, भाषा विज्ञान के ज्ञाता थे और वास्तुकला के ज्ञाता थे। और इन सभी का चीनी संस्कृति पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। अब भाषा को ही ले लें तो सबसे पहले जो प्रभाव पड़ा चीन पर वह भाषा पर, चीनी भाषा पर पड़ा। और चीनी भाषा पर कैसे पड़ा? तो अभी भी हम संस्कृत में, हिंदी में तो 2 ही स्वराघात हैं, ह्रस्व दीर्घ। संस्कृत में 3 स्वराघात हैं। तो जब चीनी लोगों ने संस्कृत भाषा को पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो उन्हें पता चला कि जो भारतीय ऋषिगण हैं वे केवल लिखने पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि उच्चारण पर ध्यान देते हैं, स्वराघात पर ध्यान देते हैं। और तब
चीनी लोगों ने, चीनी विद्वानों ने इस पर शोध करना शुरू किया और चीनी भाषा में 4 स्वराघात निश्चित किए। तब से अभी तक चीनी भाषा में 4 स्वराघात हैं, अंग्रेजी में जिन्हें टोन कहते हैं, 4 टोन। तो अभी भी चले आ रहे हैं वे 4 टोन, एक शब्द को 4 टोन में बोला जाता है, 4 स्वराघात में। और अभी भी वे जो स्वराघात है 3वीं-4वीं शताब्दी से लेकर अभी तक लगभग लगातार 1400 वर्षों तक उनका प्रयोग किया जा रहा है। तो इतना बड़ा ये जो चीनी भाषा पर संस्कृत भाषा विज्ञान का प्रभाव पड़ा। इसके अलावा लिखने पर भी, जैसे यदि हम अभी प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को देखेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता था। तो यदि हम प्राचीन चीनी साहित्य को भी देखें तो प्राचीन चीनी साहित्य भी ऊपर से नीचे ही लिखा जाता है। बहुत से चीनी लोग कहते भी हैं कि यह परिपाटी चीन से भारत गई थी, लेकिन इसका कोई प्रमाण, स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इसके अलावा अभी चीनी में लगभग 80,000 से ज्यादा शब्द हैं, जिसमें से 20,000 से अधिक शब्द संस्कृत भाषा से गए हैं। या तो भाषा गए, या तो शब्द से संस्कृत शब्द गए हैं चीनी में, या जो शब्दों का जो विचार है, जो उनका कॉन्सेप्ट है, वह गया है चीनी भाषा में। जैसे मैं कुछ शब्दों को बताऊंगा, लेकिन इनमें से अधिकतर शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जैसे बुद्ध को वहां पे बुद्ध गया तो वहां पे फो शब्द बना। फिर अरहत को लोहान बना। संघ को शंख बोलते हैं। भिक्षुणी जो था वहां जाकर नी बन गया। क्षण को शाना बन गया वहां पे। ध्यान का ध्यान हो गया। स्तूप, आज हम चीन में देखते हैं, चीन में हर शहर में आपको 400 वर्ष पुराने, 1000 वर्ष पुराने स्तूप मिल जाए। और जो ये स्तूप संस्कृति है वह भारत से गई है और उसका नाम भी भारत से गया है। स्तूप यहाँ से जाकर वहां जाकर था काल है। तो भाषा विज्ञान पर, संस्कृत भाषा विज्ञान का इतना ज्यादा प्रभाव चीनी भाषा पर पड़ा। उनके भाषा पर पड़ा, स्वराघात का निर्माण हुआ, उनकी जो शब्द भंडार थे वे समृद्ध हुए। इसके अलावा साहित्य पर, साहित्य की जैसे नैतिक शिक्षा पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। हमारे यहाँ जो पंचतंत्र था, पंचतंत्र चीन में गया तो बहुत ही रोचक ढंग से कथा कहानी के माध्यम से पशु बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं, और इन कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी गई थी उसमें। तो बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा चीन में, और बहुत से उस तरह की कहानियां भी लिखी जाने लगी। भूत प्रेत की कथा जो चीन में भी गई बौद्ध धर्म के साथ, इस तरह के पढ़ने के बाद चीनी लोग इस तरह की कहानियां भी लिखने लगे। और यहाँ पे विषयांतर तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा वर्तमान से जोड़ूंगा। कुछ वर्ष पहले की बात है, मेरे विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चीनी नैतिक शिक्षा और भारत की नैतिक शिक्षा पर तुलनात्मक अध्ययन करना चाहता हूं। चीन में बता दूं कि चीन में विश्वविद्यालय स्तर पर नैतिक शिक्षा अनिवार्य विषय सबको पढ़ना है। कि मुझे इस पर तुलनात्मक अध्ययन करना है, आप मुझे कुछ सामग्री दे दे। तो मैंने कहा कि सर, हमारे भारत में नैतिक शिक्षा विश्वविद्यालयों में एक विषय के रूप में तो पढ़ाई जाती है, लेकिन अनिवार्य विषय के रूप में नहीं पाई जाती। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे? चीनी नैतिक शिक्षा पर भारतीय नैतिक शिक्षा का बहुत ज्यादा प्रभाव है, और हमारे यहाँ यह अनिवार्य विषय है, और आपके यहाँ कैसे संभव है कि आपके यहाँ इसको अनिवार्य नहीं किया गया है? तो उनकी यह बात ने हमें सोचने पर मजबूर किया। आज हम देखें यदि हम तो अपनी हम नैतिक शिक्षा के अभाव में ही हम हमारे विश्वविद्यालयों में कुछ विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े में गए नारे लगते हैं, हमें आजादी चाहिए। भाई अब किससे आजादी चाहिए आपको? ऐसे नारे लगते हैं। तो क्या है, हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जैसे ही हमने अपने सनातन धर्म को छोड़ा, हमने अपने नैतिक मूल्यों को छोड़ा, नैतिक शिक्षा को जोड़ा, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें सार्थक बना रही है, सफल बना रही है, सार्थक नहीं बना रही है। सफल और सार्थक में बहुत अंतर है। सफल तो आतंकवादी भी हैं, वे भी अपने उद्देश्य में सफल हैं, लेकिन क्या वे सार्थक हैं समाज के लिए? नहीं है। तो हमारी नैतिक शिक्षा जो है वो मनुष्य को सफल होने के साथ साथ सार्थक भी बनाती थी, परिवार के लिए,
समाज के लिए, देश के लिए। और नैतिक शिक्षा के अभाव में, नैतिक मूल्यों के अभाव में हम सफल होते जा रहे हैं, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए सार्थक नहीं। तो उसी में सोचना पड़ा कि आखिर क्यों नहीं है भारत में, जबकि चीन में चीनी नैतिक शिक्षा पर भारतीय नैतिक शिक्षा का बहुत गहरा प्रभाव है और पिछले 2000 वर्षों से वे उसको लगातार जारी हुए हैं नैतिक शिक्षा को। उसके अलावा नैतिक शिक्षा का भूत प्रेत की कथाएं बौद्ध धर्म के साथ संगीत का जितने भी वाद्य यंत्र थे वे प्राचीन थे, वे भी चीन में गए प्राचीन काल में। और इसको मैं वर्तमान से जोड़ूंगा, अभी भी भारतीय के जो शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य हैं चीन में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। भरतनाट्यम हो, कथकली हो, कुचिपुड़ी हो, बहुत से चीनी लोग जो भारत आकर इन नृत्यों को सीख कर और वहां पर जाकर अपनी कक्षाएं चला रहे हैं। तो नृत्य संगीत का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा जो वास्तुकला का, यदि आप चीन में, मैं एक दो जगह बताएंगे। चीन में एक जगह है लोंगमन सुखू, जहां पर श्वेताश्व मंदिर है, वहां पर लोंगमन गुफा में कम से कम 2 लाख बौद्ध मूर्तियां होंगी। उसके अलावा तुनहुआंग है, वहां पर भी 1.5 से 2 लाख गुफाएं होंगी। और वे जो गुफाएं हैं, वे गुफाएं पूरी तरह एलोरा और जो हमारा कैलाश गुफा है महाराष्ट्र में, उनसे प्रभावित है। और एक और जो चीज हमारे गुफाओं में थी, वो थी भित्ति चित्र, जो दीवालों पर, गुफाओं के अंदर दीवालों पर सुंदर नक्काशी की जाती थी, धार्मिक कथाओं का अंकन किया जाता था, चित्रकारी किया जाता था। यह कला चीन में नहीं थी। तो यह कला भी, जब गुफा बनाने की कला चीन में गई, उसके साथ साथ नक्काशी और भित्ति चित्र की भी कला भारत से चीन गई और वहां उन्होंने दीवालों पर उसकी नक्काशी की। तो यहाँ पर मैं एक और चीनी लोगों को धन्यवाद दूंगा। आप देखें वर्तमान में पाकिस्तान हमारे भारत का 70 साल पहले तक और हिंदू धर्म का मुख्य केंद्र था। यदि हम वैदिक सभ्यता को देखें तो पाकिस्तान से शुरू हुई थी, सिंधु नदी किनारे से शुरू हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के 2 बड़े नगर पाकिस्तान में ही हैं। और आज पाकिस्तान में बौद्ध धर्म का भी केंद्र था। आज पाकिस्तान में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की क्या स्थिति है? अफगानिस्तान, जो प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का केंद्र था, वहां पर बुद्ध भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति थी बामियान में, और वहां पर तालिबान मुस्लिमों ने बम लगाकर उसको उड़ा दिया। चीन धर्म प्रधान देश वर्तमान में तो नहीं है, फिर भी जैसे मैंने कहा, लोंगमन गुफा में 2 लाख बौद्ध मूर्तियां हैं। तुनहुआंग गुफा में 1 लाख से ज्यादा बौद्ध मूर्तियां हैं। नदी है, नदी के दोनों ओर पहाड़ है और चारों ओर गुफा बौद्ध मूर्तियां पड़ी हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक। आप चीन के किसी भी शहर में चले जाएं, आपको 400-500 वर्ष पुराने बौद्ध मंदिर, बौद्ध मठ निश्चित रूप से मिल जाएंगे 50 एकड़ 100 एकड़। तो चीनी लोगों ने कम से कम उन बौद्ध मूर्तियों को, उन बौद्ध प्रस्तरों को, उन बौद्ध प्रतिमाओं को नुकसान तो नहीं पहुंचाया है, उन्हें बचाकर रखा तो है। जबकि जो हमारा केंद्र था हमारे भारतीय संस्कृति का, हमारे वैदिक संस्कृति का, उन्होंने हमारी संस्कृति का पूरी तरह से वहां पे लोप कर दिया। तो ये जो चित्रलिपि गई यहाँ से, भारत से चित्रलिपि हो या मूर्ति बनाने की कला हो, ये सभी वहां पर गई और उनका अभी बहुत से जितने भी है, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव अभी भी दृष्टिगोचर हो रहा है और होता है। इसके अलावा नक्षत्र विज्ञान में जो 28 नक्षत्र है, चीनी भाषा में भी 28 नक्षत्र है। यहाँ से नक्षत्र विज्ञान गया और चीनी लोगों ने नक्षत्र विज्ञान पर शोध करना शुरू किया, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। उसके अलावा जो चिकित्सा विज्ञान था, चिकित्सा विज्ञान में हमारा प्रसूति रोग, चर्म रोग, नेत्र रोग, इन 4 शल्य रोग की जो है यह भारत से चीन में, जिसमें नेत्र रोग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था हुआ चीन में, क्योंकि वहां पर एक जैसे मोतियाबिंद का इलाज है, वह चीन में होता ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था। और
जो चीनी लोग थे, जो भारतीय चिकित्सा विज्ञान जब चीन में पहुंचता है और उन्होंने उसको अपनाया, उस पर शोध किया, बहुत लोगों को लाभ हुआ। उसके बाद से बहुत से चीनी लोगों ने अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उसका चीनी भाषा में कविताएं भी लिखी, जिसमें से 1-2 कविताएं मैं सुनाता हूं। जैसे थांग काल में, लगभग 6वीं-7वीं शताब्दी ईस्वी में थांग काल के कवि थे लिu यूशु। उन्होंने एक ब्राह्मण भिक्षु से नेत्र चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त किया, और जब उन्हें आंख उनके मिल गई तो उन्हें लिखा, नेत्र रोग से ग्रस्त वर्ष भर, आंसू दुख के गिरते झरझर, ज्योतिहीन थी आंखें अकाल, वार्धक्य से जीवन दूभर, लाली नीली दिखने लगती, धूप हवा भी थी डसती, किंतु भिक्षु ने सुई दी जब, आंखों में अब ज्योति। बेकार है दवाएं सारे संसार की, लेकिन सुई ने हमारी आंखों की रोशनी निकाली। नागार्जुन जो थे हमारे बुद्धत्व नागार्जुन का जो पुस्तक है नेत्र शास्त्र, भारत में नागार्जुन बहुत बड़े चिकित्सक थे, विख्यात चिकित्सक थे, और उन्होंने उनका जो पुस्तक गया चीन में, उसका चीनी भाषा में अनुवाद किया। तो चीन थांगकाल के ही एक लेखक हैं, महान कवि हैं पाइचुई, वो लिखते हैं, नागार्जुन की पुस्तकें मेजों पर पड़ी हुई और नेत्र की गोलियां डिब्बों में है भरी। तो जो चिकित्सा विज्ञान था, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव चीन में पड़ा, और चीनी लोगों ने उसका सामूहिक उपयोग किया, उन पुस्तकों का अनुवाद किया, जो उनका नागार्जुन की जो पुस्तकें थी उसका उन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद किया, और वो पुस्तक अभी भी प्राप्त है। तो कहने का और एक और, इसको मैं वर्तमान से जोड़ूंगा और देखूंगा, जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद है, वैसे ही चीन में भी आयुर्वेद है, उनको शास्त्रीय चिकित्सा बोलते हैं। हमारी चिकित्सा व्यवस्था इतनी अच्छी थी, चीनी लोगों ने क्या किया कि अपनी जो प्राचीन चिकित्सा व्यवस्था थी उसको पुनर्जीवित किया। चीन में आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था तो हुआ ही, और इसका परिणाम यह रहा, मैं काल तो समय तो भूल रहा हूँ, 2016 या 17 ऐसा ही कुछ समय है, उस वर्ष का जो चिकित्सा क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो चीनी महिला को दिया गया, और वह चीनी महिला ने प्राचीन चीनी चिकित्सा शास्त्र पर शोध किया। जबकि हमारे यहाँ, हमारे तो आयुर्वेद इतना समृद्ध है, हमारे यहाँ आजादी के बाद आयुर्वेद पर ध्यान नहीं दिया गया, इस पर उचित शोध नहीं कराए गए, नहीं तो हमारा जो आयुर्वेद है वो ज्यादा सार्थक है और ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम लोगों ने इसको बगल में रख दिया, इस पर ज्यादा शोध कार्य नहीं किए। तो आवश्यकता है हम अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा लें, उसके साथ साथ हमारी जो पारंपरिक चिकित्सा है इस पर भी ज्यादा शोध करने की आवश्यकता है। इसके अलावा बहुत से भारतीय लोग जो चीन में गए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध हैं कुमार जीव के जो पिताजी थे कुमारायन, वे कश्मीर के थे, और उनकी शादी हुई थी कूचा की राजकुमारी जीवा से। कूचा इस समय चीन का जो सिंचियांग है, उइगर क्षेत्र है, उस समय छोटा सा राज्य था। तो उनके जो पुत्र हुए तो उन्होंने पिता से कुमार लिया और माता से जीव लिया, उनका नाम कुमार जीव हुआ। तो कुमार जीव बाद में चीन जाते नहीं, ले जाए जाते हैं, क्योंकि युद्ध में चीन हरा देता है कूचा को और इनको बंदी बनाकर चीन ले जाया जाता है। तब तक इनके ज्ञान की खाती वहां तक पहुंच चुकी थी, और कुमार जी वहां पर चीनी पुस्तकों का अनुवाद करते हैं, और इनका अनुवाद अभी तक सबसे सटीक माना गया है। क्यों माना गया था? क्योंकि इसके कुमार जी 4वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में गए थे, क्योंकि इसके पहले, कुमार जी के पहले बहुत से भारतीय ऋषि मुनि चीन गए थे, लेकिन समस्या क्या थी कि उन्हें चीनी नहीं आती थी। तो वे संस्कृत में बोलते थे, और चीनी लोग उनको लगभग समझकर चीनी भाषा में अनुवाद करते थे। तो पुनः उसको दोबारा देखने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कुमार जी को चीनी भी आती थी, संस्कृत भाषा भी आती थी, तो उनका जो अनुवाद था वो बहुत ज्यादा प्रमाणित हुआ। कश्यप मातंग जो गए थे पहली बार सुदार्शु मंदिर में, उन्होंने करीब 159 शास्त्रों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। कुमार जी गए, उसके बाद बोधि धर्मन गए 6वीं शताब्दी में, दक्षिण भारत के राजकुमार थे, वे वहां जाते हैं, और वहां पर वे ध्यान, बौद्ध धर्म का एक अलग शाखा का निर्माण करते हैं, ध्यान शाखा का। और आज हम देखते हैं कुंफू चीन में, चीनी मतलब कुंफू, चीन की हर फिल्मों में कुंफू है, और उस कुंफू की शुरुआत करने का श्रेय
बौद्ध धर्म को जाता है, और उस समय उनके पास, बौद्ध धर्मन जी के पास 3000 से अधिक शिष्य थे। और आज जो उनका आश्रम है शाओलिन में, बहुत बड़ा आश्रम है और उस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। तो ये समय समय पर पहली शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक लगातार भारतीय विद्वान चीन में जाते रहे। उनमें से बहुत कम 1-2% ही वापस चीन से वापस भारत आ पाए। अधिकांश लोगों की वहीं मृत्यु हो गई, और वे अपने साथ साथ भारतीय ज्ञान विज्ञान का विपुल भंडार लेकर जाते थे और उनका चीनी भाषा में अनुवाद किए, जो केवल धर्म तक नहीं था सीमित, बल्कि उनमें चिकित्सा विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, वास्तुकला, इन सब का गणित, इन सब का भंडार था। और वहां पर वे अनुवाद किए और धीरे चीनी संस्कृति जो थी को समृद्ध किया। इसके अलावा चीनी लोग भी भारत को और ज्यादा समझने के लिए भारत आते रहे, जिनमें सबसे प्रमुख थे फासियन, ह्वेनसांग, इत्सी। इनमें फासियन सबसे ज्यादा, ह्वेनसांग सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, और ह्वेनसांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आप देखें, अब भारत तो अभी बहुत लोग आए हैं, अंग्रेज आए, अरबी आए, मंगोल आए, अफगान मुस्लिम आए, लेकिन ये लोग भारत क्या करने आए? ये लोग भारत लूटने आए, भारतीय संस्कृति को पद्दलित करने आए, यहाँ कत्लेआम करने आए, यहाँ आए हमारे निरीह भारतीय जनता को, हिंदू जनता को इन्होंने काटा, मारा और यहाँ से हमें लूट कर धन संपत्ति ले गए। लेकिन आप देखेंगे पहली शताब्दी से 8वीं-9वीं शताब्दी तक लगातार चीनी बौद्ध भिक्षु आते रहे। वे भारत आते हैं, वे क्या करने आए भारत? वे भारत को लूटने नहीं आए, पद्दलित करने नहीं आए। वे आते हैं, ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में चलते हैं भारत चीन से पैदल 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर वे भारत पहुंचते हैं। कहां? तो सीधे नालंदा विश्वविद्यालय में, और वहां पर भारतीय ज्ञान विज्ञान का वे शिक्षा लेते हैं, उसका विद्वत उसको आत्मसात करते हैं। और उस समय जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, वे बहुत बीमार चल रहे थे और वे आत्महत्या की सोच रहे थे। तो एक दिन उन्हें स्वप्न आया कि आप आत्महत्या न करें, क्योंकि आपसे मिलने चीन से बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं और आपको उन्हें ज्ञान देने की जिम्मेदारी है, दायित्व है। फिर कुछ दिनों बाद ह्वेनसांग आते हैं और वहां रहते हैं। रहने के बाद एक दिन नालंदा विश्वविद्यालय के ही एक भिक्षु ने कहा कि आप चीन वापस क्यों जाएंगे, आप यहीं रहें, यहाँ भगवान बुद्ध की भूमि भी है। तो ये करेंगे नहीं, मैं तो अब बौद्ध हो चुका, बौद्ध मतलब ज्ञानी हो चुका, मुझे तो ज्ञान मिल चुका है, तो अब मेरा कर्तव्य है कि मैं वापस चीन जाकर और लोगों को भी ज्ञान प्राप्त कराऊं, उन्हें ज्ञान देने में, पाने में सहायता करूं। क्योंकि जो चीन में जो बौद्ध धर्म गया था भारत में, वो सीधे चीन नहीं गया था, क्योंकि उसमें चीन और भारत के बीच में बहुत से छोटे छोटे देश थे, 100 के लगभग देश थे। तो उन राज्यों के माध्यम से होकर चीन पहुंचा था। तो बीच में बहुत से अनुवाद में, कई बार अनुवाद हुआ था बौद्ध ग्रंथों का, तो बहुत सारी विसंगतियां आ गई थी। उसी के निवारण के लिए ह्वेनसांग बोले, जब हमें अच्छी चीज जानना है तो हम क्यों ना मूल देश में ही जाएं, हम क्यों दूसरे भाषा के माध्यम से समझे चीन भारत को। तो वे सीधे भारत आते हैं, उस समय लगभग 120 देशों से होते हुए पैदल। तो बोले नहीं, मैं तो मुझे तो ज्ञान मिल चुका, तो मेरा यह दायित्व है कि वापस चीन जाकर मैं और लोगों को ज्ञानी बनाऊं। और ह्वेनसांग चीन जाते हैं और वहां जाकर वे चीनी भाषा में जो अपने साथ वे करीब 600-650 से ज्यादा भारतीय ग्रंथ लेकर गए थे, और वहां जाकर उन्होंने उनका चीनी भाषा में अनुवाद किया। और वे उन ग्रंथों में से अधिकतर ग्रंथ अभी भी चीन में सुरक्षित हैं, जबकि हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्मांध मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, और उसके साथ ही उस विश्वविद्यालय में जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर थी, जो हमारे ज्ञान विज्ञान की अमूल्य निधियां थी, वे भी जलकर स्वाहा हो गई, और वर्तमान समय में वे प्राप्त नहीं है। और ह्वेनसांग उनमें से जो 657 लगभग पुस्तकें जो ग्रंथ लेकर गए थे, उनका चीनी भाषा में अनुवाद करते हैं, और साथ ही अपना एक यात्रा वृत्तांत भी लिखते हैं। और आज देखें, उनका यात्रा वृत्तांत
हमारे लिए भी कितना लाभदायी रहा। ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत के आधार पर ही नालंदा, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, इन सारे नगरों की खोज हुई, क्योंकि उन्होंने यात्रा वृत्तांत में बहुत ही सटीक लिखा था कि यहाँ से यह है, बहुत ही सटीक था, उसके आधार पर खुदाई होते। यदि उनका यात्रा वृत्तांत नहीं रहता तो हमारे देश के जो बाएं हाथ से लिखने वाले लेखक हैं, हमारे इतिहास को, मध्यकाल के इतिहास को कैसे समाप्त कर देते और कैसे उल्टा पुल्टा लिख देते, इसकी हमें सोच भी नहीं सकते। उनके आधार पर ही लिखते हैं कि भारत उस समय भारत जो था 7वीं शताब्दी में कितना समृद्ध था, भारत की न्याय व्यवस्था कैसी थी, ग्रांट कितना समृद्ध है। वे अंग्रेजों की तरफ इन्हें लिखते हैं कि भारत बहुत गरीब था, या था, हुआ था। वे बहुत अच्छी चीज लिखते हैं और अच्छी चीज भी उस समय हमारे भारत में कितना समृद्ध था उसका लिखते हैं। और उसके आधार पर हम बताएं, अगर उन सारनाथ की खोज नहीं हुई थी तो हमारा जो अभी राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी धरती में पड़ा रहता, और हम इतने अपने महान गौरवशाली इतिहास से हम वंचित रहते, जमीन के नीचे रहता और बाएं हाथ के लेखक कुछ भी लिख के चले जाते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों के माध्यम से बहुत से चीनी यात्री और इन्होंने चीनी संस्कृति को समृद्ध किया, और यह प्रक्रिया जो थी वह 5वीं शताब्दी से 10वीं, जब 11वीं शताब्दी में भारत में वह शुरू हो गया, और उस समय चीन में भी शुरू हो गया। तो जो भारत एवं चीन के बीच में जो सांस्कृतिक आदान प्रदान था वह मुख्य रूप से धर्म आधारित सांस्कृतिक आदान प्रदान था, और धर्म के माध्यम से ही, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म के माध्यम से ही अन्य सारी चीजें, अन्य सारी ज्ञान विज्ञान की चीजें वहां जाती रही। तो अब चूंकि दोनों देशों में अल्पसंख्यकों का शासन था या कुशासन था, और इन्होंने सांस्कृतिक जो आदान प्रदान हमारे बीच था, धर्म के आधार पर सांस्कृतिक आदान प्रदान था, मैत्री संबंध था धर्म के आधार पर, इनको इन्होंने पूरी तरह से रोक दिया, तहस नहस कर दिया। तो 11वीं 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारत चीन के बीच सांस्कृतिक संबंध बहुत अल्प रहा, नगण्य रहा। मुख्य रूप से उस समय केवल व्यापारिक संबंध ही रहा। अंग्रेज आए, उस समय भी कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ। फिर भारत, नए भारत की स्थापना हुई, नए चीन की स्थापना हुई, फिर से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा, नेहरू जी ने कुछ गलतियां की जिसका फल हम भुगत रहे हैं, और 62 में भारत चीन युद्ध की, सीमा युद्ध की के रूप में वह घटना साबित हुई। उसके बाद से 62 से लेकर करीब 80 तक भी भारत चीन के बीच में कोई विशेष संबंध नहीं रहा। जब राजनयिक संबंध ही स्थिर नहीं था तो सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध की कौन कहे। अब हम आते हैं वर्तमान में। वर्तमान में भारत संस्कृति का चीन में किस तरह से विशेष प्रभाव है। प्राचीन काल में तो बहुत गौरवशाली था, हर क्षेत्र में कहा जाता है कि यदि चीन में, चीनी संस्कृति में से भारतीय संस्कृति के तत्वों को निकाल दिया जाए तो चीनी संस्कृति आधी रह जाएगी, उससे भी कम हो जाएगी। और जैसा हुशे ने भी कहा था कि भारत ने सीमा पर एक सिपाही भेजे बिना चीन पर 2000 वर्षों तक सांस्कृतिक रूप से राज किया। यह हमारे लिए, हमारी भारतीय संस्कृति के लिए कितने गर्व की बात है कि हमने अस्त्र शस्त्र के द्वारा किसी को नहीं जीता, हमने अपनी संस्कृति के द्वारा किसी को जीता। हमने लोगों को प्रबुद्ध बनाकर, ज्ञानी बनाकर, कैवल्य की प्राप्ति कराकर, निर्माण की प्राप्ति कराकर उसे अपना बनाया, न कि तलवार के बल पर उसे अपना बनाया। वर्तमान समय में भी भारतीय संस्कृति चीन में लोकप्रिय हो रही है। कैसे? जिसका एक, अभी जो भारतीय संस्कृति चीन में सबसे लोकप्रिय है वह है योग। चीन के लगभग 600 शहर हैं, बड़े बड़े शहर, 600 शहरों में हर योग केंद्र है। और बड़े बड़े शहर जैसे राजधानी है, वहां वैसे बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में तो एक शहर में 100 से अधिक योग केंद्र है। और वहां पर
चीनी लोग योग सिखा रहे हैं और भारतीय लोग भी हर लगभग रहते हैं। अभी वहां चीनी देखा जाए तो 40 से ऊपर प्रत्येक व्यक्ति योग करता है पैसे देकर। युवाओं में थोड़ा कम है, लेकिन जो 40 पार है उनमें योग के प्रति गजब की रुचि है। उसके अलावा अभी भारत चीन में एक नया शब्द आया है, योग पर्यटन। भारत में बहुत से लोग घूमने आते हैं। कुछ लोग बौद्ध स्थलों को देखने आते हैं, कुछ लोग जो यूनेस्को के स्थल है उनको देखने आते हैं। अब एक नया शब्द बना है योग पर्यटन। भारत में जो चीनी लोग घूमने आते हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो वे आधा दिन भारत को घूमते हैं और आधे दिनों में भारत के किसी आश्रम में जाकर योग सीखते हैं। इसके अलावा अभी आयुर्वेद भी वहां पर बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है और है भी। अभी हम लोग मेट्रो में चलते हैं या कहीं ट्रेन में बैठ गए, कोई चीनी मिल गया तो बोलते हैं कि ओह आप भारत से हैं। तो भारत का नाम सुनते हैं उनके मुख से जो पहला शब्द निकलता है, ओ भारत, योग, ओ बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध, हिंदी गाने, तो इन सब का प्रयोग वे लोग करते हैं। तो जो अभी भी दिखाता है कि वहां की संस्कृति में हमारी संस्कृति का, योग संस्कृति का, आयुर्वेद की संस्कृति का, नृत्य की संस्कृति का, फिल्मों की संस्कृति का कितना ज्यादा प्रभाव है। अब तो वर्तमान समय में चीनी लोग भारतीय संस्कृति को कैसे सीख रहे हैं? तो जैसे मैंने बताया, प्राचीन काल में बौद्ध धर्म चीन से भारत से चीन गया, तो कैसे गया? छोटे मोटे देशों से होते हुए सीधे चीन नहीं पहुंचा। तो भारतीय ग्रंथों के अनुवाद में कई प्रकार की भिन्नताएं आ गई, विसंगतियां आ गई। तो 7वीं शताब्दी में ह्वेन-त्सांग ने देखा कि जो ग्रंथों का चीनी अनुवाद हुआ है वे इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं, विसंगतियां हैं। तो उन्होंने क्या कहा, इसके लिए सबसे आवश्यक चीज है कि हम सीधे भारत चलते हैं और वहीं की भाषा में वहीं के ज्ञान को सीख लेंगे और तब चीन आ जाएंगे, तब हमें कोई त्रुटि नहीं रह पाएंगे। तो उसी परिपाटी का वर्तमान समय में भी चीनी विद्वान लोग पालन कर रहे हैं कि यदि भारत को जानना है, भारतीय संस्कृति को जानना है, तो भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही जानना सबसे श्रेयस्कर रहेगा। और आज चीन में भारत की कई भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं, जिसमें संस्कृत, पाली, तमिल, ये 3 भाषाओं में अभी 1 वर्ष का पाठ्यक्रम है। क्योंकि प्राचीन काल में चीनी लोग समझते थे कि भारत को जानना है तो संस्कृत जानना, पूजा पाठों तक सीमित कर दिया गया है, जबकि हम असीमित ज्ञान विज्ञान का भंडार अभी भी पड़ा हुआ है। तो चीन में अभी संस्कृत, पाली, तमिल, इन तीनों की भाषाएं केवल एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा पंजाबी, गुजराती, बंगाली, उर्दू, इन भाषा में पढ़ाई हो रही है। इसके अलावा हिंदी की व्यापक स्तर पर पढ़ाई हो रही है। हिंदी अभी चीन के 17 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है, BA, MA और PhD के स्तर पर। और इतना इसके अलावा चीन के लगभग 100 विश्वविद्यालयों में बौद्ध अध्ययन केंद्र हैं, जो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से भारत से जुड़े हुए हैं, जहां पर चीनी भाषा में बौद्ध संस्कृति पर, बौद्ध धर्म पर, भारत चीन संबंध में बौद्ध धर्म के योगदान पर शोध होते हैं। इसके अलावा 15 विश्वविद्यालयों में भारत अध्ययन केंद्र है, जहां पर हिंदी भाषा तो नहीं है, लेकिन चीनी भाषा के माध्यम से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर शोध कार्य किए जा रहे हैं। तो अभी यदि हम देखें तो किसी भी देश में इतने बड़े स्तर पर चीन में 15 विश्वविद्यालयों में भारत अध्ययन केंद्र है, जिसमें 17 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा है, जहां पर हिंदी भाषा के माध्यम से भारतीय सभ्यता संस्कृति को समझा जा रहा है। इसके अलावा 100 विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन केंद्र है और बौद्ध अध्ययन केंद्र के माध्यम से भारत को समझा जाना पहचाना जा रहा है। तो यदि हम दूसरे देशों में देखें तो विश्वविद्यालय स्तर पर, इतने बड़े स्तर पर एक देश के बारे में मुझे नहीं लगता है कि किसी अन्य देश में भारत पर या किसी अन्य देश पर शोध कार्य हो रहे होंगे। और
हिंदी के माध्यम से ही नहीं समझते हैं। प्रथम वर्ष में जब हमारे विद्यार्थी हिंदी भारतीय संगीत पर एक प्रतियोगिता होती है, गायन है, नृत्य है, वो किस तरह का है, पहले में एक भोजन प्रतियोगिता होती है जितने कर भाषा सीखते हैं। तो चीनी लोगों का मानना है कि यदि हम भारत के लोगों को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ये भी जाने कि भारतीय लोगों का भोजन क्या है, भारतीय लोग खाते क्या है, क्योंकि इसके आधार पर हम भारतीय संस्कृति को जान सकते हैं। और यह पूरी तरह तर्कसंगत भी है। जैसे हम भारतीय लोग बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, हम अहिंसा की बात कहते हैं, तो अहिंसा की बात केवल हम मुंह से नहीं बोलते हैं, यह हमारे संस्कृति में भी शामिल है। हम शाकाहार को प्राथमिकता देते हैं, अभी भी मांसाहार खाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। चीन में तो सुबह शाम हर भोजन में मांसाहार का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ जो मांसाहारी होगा भी वो बहुत ज्यादा खाता होगा, तो सप्ताह में एक दिन हम लोग बोलते हैं तो बहुत ज्यादा मांसाहार खाता है। वहां पे सुबह शाम दोनों समय मांसाहार का प्रयोग होता है भोजन में। तो हमारा जो अहिंसा का धर्म है, जो अहिंसा का हमारा विचार है, दर्शन है, यह केवल हम लोग बोलते नहीं है, यह हमारे कर्मों में भी है, यह हमारे व्यवहार से ही परिचित होता है। भारतीय लोग तीखा खाते हैं कि कम तीखा खाते हैं, मसाला कितना खाते हैं, इन सभी का भोजन के माध्यम से वे लोग भारत को जानते और समझते हैं। और जब हमारे विद्यार्थी, हिंदी के विद्यार्थी जब तृतीय वर्ष में होते हैं तो वे एक साल के लिए भारत पढ़ने आते हैं। उनका उद्देश्य है कि हम किताबों के, विश्वविद्यालय का भी उद्देश्य है कि हम किताबों से, पुस्तकों के माध्यम से हम किसी, और तृतीय वर्ष में हमारे विद्यार्थी हिंदी पढ़ने के लिए, और जब वे भारत पढ़ने आते हैं तो मैं कुछ प्रश्नों का बताऊंगा। वे मुझसे पूछते हैं, विवेक जी वो भारत जा रहे हैं, हमें कुछ समस्या है। बोले पूछिए क्या समस्या है, कुछ प्रश्न है। तो हम लोग भारत जा रहे हैं तो क्या वहां पर अकेले यात्रा कर सकते हैं, क्या हम छोटे कपड़े पहन सकते हैं, ट्रेन में अकेले घूम सकते हैं। वहां मीडिया में सुना है कि बहुत बलात्कार होता है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो एक तरह से यह जो है यह हमारी मीडिया का उत्पात है। यदि हम बलात्कार का रेशियो देखें तो सूचकांक देखें तो हमसे बहुत देश आगे हैं, लेकिन हमारी मीडिया जो है वो बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है, और चीनी मीडिया भी। तो एक तो है हमारे भारत और चीन दोनों देश की जो मीडिया है वह एक दूसरे के नकारात्मक खबरों को ज्यादा प्रमुखता देती है। सकारात्मक खबरों को भारतीय समाचार में देखें तो चीन, केवल चीन शब्द खोज लें तो नकारात्मक खबरें ज्यादा हैं। चीन में भी यदि भारत के बारे में खोजेंगे तो नकारात्मक खबरें ज्यादा आएंगी। तो वही विद्यार्थी जब भारत आते हैं और यहाँ से वापस जाते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ कि मैं कुछ नहीं कहूंगा कि भारत कैसा है, भारतीय संस्कृति कैसी है, भारत सुरक्षित देश है कि नहीं। आप लोग स्वयं जाएं भारत और एक बार अपनी आंखों से देखें और देखकर वापस आकर बताएं कि भारत कैसा है। और वही विद्यार्थी एक वर्ष के उपरांत जब वापस चीन आते हैं तो वे कहते हैं कि विवेक जी जैसा मीडिया ने दिखाया था भारत को, भारत वैसा नहीं। अभी भी हम लोग बात करते हैं सहिष्णुता का, भारत में बहुत ज्यादा अभी पिछले कुछ वर्षों पहले असहिष्णुता का उठा था, चर्चा हो रही थी। हमारे विद्यार्थी एक छोटी सी बात कही, वो कही विवेक जी जब मैं भारत गया था तो बनारस गया और बनारस में देखा तो एक गौ माता रोड पर बैठी थी, बीच रोड पे, कोई इनको मार नहीं रहा था, कोई इनको भगा नहीं रहा था, सबको आ रहा था और बगल से निकल जा रहा था। तो प्रकृति, मानव और प्रकृति के बीच का जो है सामंजस्य है, जो है सहिष्णुता है, वो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो जो हम बोलते हैं भारत में हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी हिंदू संस्कृति में कहा गया है, सनातन संस्कृति में कि वसुधैव कुटुंबकम, तो हम वसुधैव कुटुंबकम जब बोलते हैं तो हमारे वसुधैव कुटुंबकम में केवल पूरे विश्व के मानव तक सीमित नहीं है, बल्कि इस वसुधा में जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वे भी शामिल है हमारे वसुधैव कुटुंबकम में। और यह अभी भी हमारी संस्कृति में दृष्टिगोचर होती है, जो हमारे विद्यार्थियों को बहुत ही अलग अनुभव देता है कि कैसे लोग बोलते हैं कि भारत में ऐसा है वैसा है। वहां तो
पशुओं को भी इतनी ज्यादा आदर दी जाती है, उन्हें कोई मारता नहीं है, उन्हें कोई पीटता नहीं है, भगाता नहीं है। तो हिंदी, अब देखें, हिंदी भाषा के माध्यम से हिंदी पढ़ रहे विद्यार्थी भारत आकर और जो भारतीय लोगों के साथ जो त्योहारों को जीते हैं, जैसे एक विद्यार्थी आई तो वहां पे हमारे यहाँ क्या है, चतुर्थ वर्ष में जब लोग भारत से आते हैं तो चतुर्थ वर्ष में एक लघु शोध निबंध लिखते हैं। भारत में हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग पीएचडी में जब जाते हैं तभी शोध निबंध लिखते हैं, शोध पत्र। लेकिन चीन में क्या है, बीए, एमए, पीएचडी तीनों में शोध पत्र लिखना होता है। तो जब शोध निबंध लिखते हैं तो ये भारतीय संस्कृति के किसी अंग को लेते हैं। जैसे एक विद्यार्थी आई थी, उसने रक्षाबंधन पर्व देखा, उसने कहा ऐसा पर्व तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। बहुत पर्व है लेकिन भाई बहन से संबंधित पर्व यह पूरी तरह से अलग है, पूरी तरह से अनोखा है। तो उसने रक्षाबंधन पर अपना आलेख लिखा। एक ने हमारा पितृपक्ष देखा, चीन में चूंकि पितृपक्ष होता है और लेकिन चीन में पितृपक्ष 3 दिन का ही होता है, हमारे यहाँ तो 15 और 2 17 दिनों का होता है। तो उसने भारतीय पितृपक्ष और चीनी पितृपक्ष की तुलनात्मक अध्ययन पर अपना शोध पत्र लिखा। इसके अलावा मैं 2 वर्ष पहले चीन के गांव में गया था, वहां मैंने देखा कि अभी भी वहां पर एक ग्राम देवता है और एक घर में कुल देवता है। तो मैंने कहा कि भाई तो पूरी तरह से हिंदू धर्म का है, आप लोग इसका बताएं। तो बोले कि हाँ, अभी भी हमारे यहाँ जो नया जोड़ा है जो शादी करता है वो पहले शादी के बाद ग्राम देवता के मंदिर में जाएगा और वहां से और उसके आने के बाद जब घर में आएगा तो घर में पहले कुल देवता की पूजा करेगी। वहां पे कुल देवता को द्वार देवता कहते हैं, क्योंकि कुल देवता को द्वार पर ही उनकी मूर्ति स्थापित की जाती है। इस द्वार देवता की पूजा करेगा और उसके बाद में ही घर में प्रवेश करेगा। तो यह अभी भी चीन के गांव में, शहरों में तो यह लुप्त हो गई है, लेकिन चीन के गांव में यह परिपाटी अभी भी चली आ रही है। और ये जो कुल देवता, जो ग्राम देवता, गृह देवता का जो विचार है वो शुद्ध रूप से हमारे हिंदू धर्म से गया है। और हमारे यहाँ अभी तो भारत में अभी भी जो शादी का जो प्रथम न्योता होता है तो हम लोग ग्राम देवता को ही समर्पित करते हैं। तो हिंदी, तो जो ये वर्तमान समय भी जो ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, जो विद्यार्थी यहाँ आते हैं, यहाँ रहते हैं, भारतीय संस्कृति को जीते हैं, उसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा। हम तो अभी इतना ही नहीं, अभी जो भारतीय संस्कृति का जब देखेंगे 20वीं शताब्दी में क्या प्रभाव पड़ा चीन पर, प्राचीनकाल में बहुत रहा। तो 2 घटनाएं जो थी, एक तो गांधी जी की थी, जब चीन में जापानी आक्रमण हुआ तो उसका गांधी जी ने प्रखर विरोध किया था। उन्होंने एक पत्र भी लिखा था चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति को कि मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब भारत एवं चीन दोनों स्वतंत्र होंगे और विश्व कल्याण के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे। उसके अलावा जब जापानी विद्रोह हुआ था तो चीनी सरकार ने भारत से सहायता मांगी थी और उस समय भारत से 5 डॉक्टरों का एक दल गया था। डॉक्टर कोटनिस का नाम हम सभी ने सुना होगा, उस पर फिल्म भी बनी है, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, आप लोगों को निश्चित रूप से देखनी चाहिए। तो 1937 में जब जापानी आक्रमण होता है तो भारत को चिट्ठी लिखते नेताओं लिखते हैं चीनी सरकार, और यहाँ से 5 डॉक्टरों की जो मेडिकल टीम है वह चीन जाती है। उसमें से 4 डॉक्टर वापस लौट आते हैं और डॉक्टर कोटनिस जो महाराष्ट्र के थे वे वापस नहीं आते हैं। 5 बहनों के वे इकलौते भाई थे और चीनी लोगों की सेवा करते करते उनकी वहीं मृत्यु हो गई। उनकी याद में चीन में एक अस्पताल भी बनाया गया है, डॉक्टर कोटनिस अस्पताल, और उनकी स्मृति में एक मूर्ति भी स्थापित की गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक भारतीय संस्कृति, तो वैसे तो हमारी जो संस्कृति है भारत, तो उसने तो हमने पूरे विश्व को प्रभावित किया है, विशेषकर एशिया, साउथ ईस्ट एशिया को तो बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। वर्तमान में भी देख ले, वर्तमान कोरोना काल में भी हमने विश्व को अपनी भारतीय संस्कृति से कितना ज्यादा प्रभावित किया। लेकिन चीन पर भारतीय संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रभाव है और वर्तमान समय में भी चीनी लोग इस बात को मानते भी हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा है और उन अभी वर्तमान में वे हिंदी भाषा के माध्यम से भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका एक 2 उदाहरण दूंगा मैं। अभी 70-80 के बाद की बात है, अभी
चीन के एक विद्वान थे प्रोफेसर ची शियनलिंग। उन्होंने पंचतंत्र, अभिज्ञान शाकुंतलम और वाल्मीकि रामायण का चीनी भाषा में अनुवाद किया। और कब किया, यह और विशेष बात है, 1966 से 1976 के बीच चीन में सांस्कृतिक क्रांति चल रही थी। उस समय क्या था, यदि किसी के पास कोई भी विदेशी सामान, उस समय विद्वानों को गांव में भेजा जा रहा था और गांव के लोगों को शहर में बुलाया जा रहा था, और यदि किसी के पास यदि विदेशी सामान कुछ मिल जाता तो उसे जेल हो जाती, मृत्यु हो जाती। उस काल में प्रोफेसर ची शियनलिंग चोरी चोरी वाल्मीकि रामायण का अनुवाद करते हैं। 10 वर्षों बाद उनका अनुवाद पूरा होता है, और उनके इस अनुवाद कार्य के लिए भारतीय संस्कृति से उनके इतना प्रेम को देखते हुए भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले वे एकमात्र चीनी विद्वान हैं। 2009 में उनको जब पद्म भूषण दिया गया तो उस समय वे भारत आने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उस समय भारत से चीन जाते हैं, और अस्पताल में उनको पद्म भूषण चीनी भाषा में अनुवाद हो चुका है, प्रेम निधि कहानियों का चीनी भाषा में अनुवाद हो चुका है, मैला आंचल का चीनी भाषा में अनुवाद हो चुका है। उसके अलावा अभी एक विद्वान है प्रोफेसर यू लोंग यू, दक्षिण चीन से आते हैं। हर साल भारत सरकार एक विदेशी विद्वान को भारत विद्या पुरस्कार देती है जिन्होंने भारतीय संस्कृति पर, भारतीय साहित्य पर शोध कार्य किया होता है। तो 2016 में प्रणब मुखर्जी जी जो उसमें राष्ट्रपति थे, उनको 2016 का भारत विद्या पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। उन्होंने भारत पर कम से कम 50 पुस्तकें लिखी हैं। एक बेजिंग के प्रोफेसर है प्रोफेसर च्यांग चिंग खुई जी, उन्होंने सूर सागर का चीनी में अनुवाद किया है, हिंदी चीनी शब्दकोश का निर्माण किया है। उनको से भी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश शासन से और केंद्र हिंदी संस्थान द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। और अभी वर्तमान में चीन से हर साल कम से कम 500 से ऊपर हिंदी में शोध पत्र लिखे जा रहे हैं, और 500 से ऊपर से 1000 तक चीनी विद्वानों द्वारा हिंदी में लेख प्रकाशित कराए जा रहे हैं भारत एवं चीन में। तो अभी भी वर्तमान समय में भी चीनी लोग भारत के लोगों को जानना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को जानना चाहते हैं, भारतीय समाज को जानना चाहते हैं, और इसके लिए वे सही प्रक्रिया का पालन करते हैं। क्योंकि यदि हमें किसी सभ्यता संस्कृति को जानना है तो सबसे आवश्यक है उनकी भाषा के माध्यम से जानना, उनके साहित्य को जानना। साहित्य को जानना क्यों श्रेयस्कर है? मेरे अनुसार यदि मैं कहूं तो जो साहित्य है वह इतिहास से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हमें 100 वर्ष पहले का भारत जानना हो, 200 वर्ष पहले का भारत जानना हो, तो हम इतिहास पढ़ेंगे। लेकिन इतिहास में दिक्कत क्या है कि यदि इतिहास बाएं हाथ के लेखकों ने लिखा है तो क्या लिखा होगा, उस पर शंका की जा सकती है। ठीक है। दूसरी दिक्कत क्या है इतिहास की, कि हम ऐतिहासिक पात्रों के साथ बात नहीं कर सकते, हम उनके दर्द को स्वयं का महसूस नहीं कर सकते। लेकिन हमें 100 वर्ष पहले का भारत जानना है, हम प्रेमचंद का साहित्य उठा लेंगे, हम पढ़ेंगे, हम ठाकुर का कुआं पढ़ेंगे, हम जोखू की पत्नी से बात कर सकते हैं, हम जोखू की पत्नी के कष्ट को महसूस कर सकते हैं। तो साहित्य जो है, यदि किसी देश की, किसी सभ्यता की, हम वहां के साहित्य को जाने, साहित्य के माध्यम से यदि उस सभ्यता को समझते हैं तो वह सबसे सटीक होगा और सबसे अच्छा होगा, इतिहास से भी अच्छा। तो चीनी लोग यही कर रहे हैं। चीनी लोग भारतीय संस्कृति को जानना चाहते हैं, भारतीय सभ्यता को जानना चाहते हैं, भारतीय ज्ञान विज्ञान को जानना चाहते हैं, और वे लोग इसका माध्यम क्या रखे हैं? इसका माध्यम रखे हैं भारतीय भाषा रखे हैं, भारतीय भाषा पढ़ रहे हैं, भारतीय भाषा के माध्यम से सीख रहे हैं और उसको जान रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्तर है, वे चीनी उन भारतीय ज्ञान विज्ञान को, उस भारतीय साहित्य को, भारतीय पुस्तकों का वे चीनी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं। अभी भारत में वेदों, चीनी भाषा में वेदों का अनुवाद हो चुका है। अभी चीनी विद्वान लोग उपनिषद पर लगे हुए हैं और उपनिषदों को
चीनी भाषा में अनुवादित कर रहे हैं। तो आवश्यकता, यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि हम लोग क्या हैं, हम भारतीय लोग क्या हैं, हम भारतीय लोग हीन भावना से ग्रसित हैं। हुआ क्या कि वैसे लोग बोलते हैं कि 1000 वर्षों तक इस्लामी शासन रहा। इस्लाम का शासन भारत में पूरे भारतवर्ष तक कभी नहीं रहा, कुछ हिस्सों तक रहा, लेकिन धीरे धीरे बाएं हाथ के लेखकों ने इस तरह लिखा, हम लोगों में इस तरह की हीन भावना भर दिया कि हम अपने आप को तुच्छ समझते हैं, नीच समझते हैं, हे समझते हैं, और हम गुलामी, अपने आप को अंदर से गुलाम समझते हैं। तो हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना ही छोड़ दिया। अब एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। 7वीं शताब्दी में भारत से गुड़ चीन गया। तो चीनी जब गए तो चीनी जब सम्राट ने गुड़ को चखा, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने अपने 2 दूत भेजे चीन से भारत में कि आप जाइए भारत और गुड़ बनाने की कला सीखकर चीन आइए। चीनी दूत भारत आए, मगध आए, गुड़ सीखे, वापस चीन गए। उन्होंने वहां पर गुड़ से अच्छा चीनी बना दिया। और 10वीं शताब्दी में हमारा गुड़ भारत से चीन जाता है, 7वीं शताब्दी में चीन जाता है, और 10वीं शताब्दी में हमारा गुड़ चीनी बनकर भारत आता है और यहाँ पर हाथों हाथ लिया जाता है। तो हमारी प्रवृत्ति यही है भारतीय लोगों की कि जब तक हमारा वेदा बनकर बाहर से नहीं आएगा, बाहर से हमारा योग बाहर जाकर योगा बनकर नहीं आएगा, हमारा गुड़ चीनी बनकर नहीं आएगा, तब तक हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम उसको प्रतिष्ठा नहीं देंगे। तो हमें इस हीन भावना से, ये जो हमारे अंदर ग्रसित भरी गई है, यह हीन भावना साहित्य के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, इतिहास लेखन के माध्यम से हमारे अंदर में कई सालों से, कई पीढ़ियों से भरी जा रही है। तो हमें इस हीन भावना से निकलना होगा, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना होगा। हमारी जो भारत में, विदेशों में भारत की पहचान है। जैसे ही लोग बोलते हैं कहाँ से हैं, भारत से हैं, ओ भारत मतलब वेद, भारत मतलब उपनिषद, भारत की पहचान बाइबिल नहीं है, बाइबिल से सीखना होगा, वो वेटिकन सिटी ही जाएगा, हमारे पास नहीं आएगा। भारत वहीं आएगा जिसको आयुर्वेद सीखना होगा, जिसको योग जानना होगा, जिसको उपनिषद का ज्ञान लेना होगा, जिसको वेद का ज्ञान लेना होगा। तो हमें आवश्यकता है, हमें उस दिन की प्रतीक्षा न करें कि हमारा योगा बनकर, वेदा बनकर आए, तभी हम उसे स्वीकार करेंगे। हमें आवश्यकता है जो हमारा प्राचीन, जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसको पुनः अंगीकार करें, उस पर गर्व करें और उस पर नए दृष्टि से शोध करने की आवश्यकता है। आज देखिए हमारे भारत में कितने योग विश्वविद्यालय हैं, कितने आयुर्वेद विश्वविद्यालय हैं, नगण्य हैं। योग विश्वविद्यालय में तो केंद्र सरकार का 1-2 ही होगा, वो भी नया व्यवस्थापित हुआ होगा तभी। और जबकि चीन में यदि हम देखते हैं तो चीन में बहुत ज्यादा योग विश्वविद्यालय। 2015 में जब मोदी जी चीन गए थे तो उन्होंने चीनी प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि हम चाहते हैं कि भारत में एक योग विश्वविद्यालय की स्थापना, चीन में। और उसी साल चीन में योग विश्वविद्यालय की स्थापना हो भी गई। और हमारे यहाँ भारत के प्राचीन गौरव को जीवित करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना शुरू हुई। 10 वर्षों तक, कई वर्ष तक, जितनी साल तक अमर्त्य सेन जी रहे, वहां पर केवल बाउंड्री रही, दिल्ली और न्यूयॉर्क में मीटिंग करते रहे और एक भवन तक नहीं बन पाया। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कहाँ नहीं आते थे। जब 4वीं शताब्दी में फायान आए थे भारत नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने, तो उस समय विदेशियों के लिए, बहुत से विदेशियों के लिए एक इंडोनेशिया में भी नालंदा विश्वविद्यालय था। तो विदेशियों के लिए पहले वहां जाकर पढ़ना अनिवार्य होता था और वहां जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब वे भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के उत्तराधिकारी होते थे। और हमने अपने वैसी जो गौरवपूर्ण जो हमारा विश्वविद्यालय था उसको बनाने में भी इतना समय लगा दिए, उस पर भी गर्व नहीं कर रहे हैं। हमने स्वयं की भाषा पर गर्व करना होगा। चीनी लोगों ने तो हमारी भाषाओं के माध्यम से तो हमें सीखा। आज देखें, भारत में जब भारतीय भाषा के माध्यम से शिक्षा दिया जाता था तो हमारे पास तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। आज जब हम दूसरों की भाषा में शिक्षा ले रहे हैं तो विश्व के 100-200 विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। तो इन सब का कारण एक है कि हम अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से विमुख होते जा रहे हैं, जो
इतने दिनों तक अंग्रेजों मुगलों के द्वारा किया जा रहा था, आजादी के बाद भी सरकार के द्वारा भी किया जा रहा था। तो वर्तमान समय में सहयोग से हमारे देश में राष्ट्रवादी सरकार है, तो हमें इस पर निश्चित रूप से मोदी जी इस पर बहुत कार्य कर रहे हैं, वैदिक शिक्षा पर योगी जी भी कर रहे हैं, लेकिन केवल उनका योगदान पर्याप्त नहीं है। जन जन को इसमें सहभागिता देनी होगी और हम उस दिन की प्रतीक्षा न करें कि हमारा गुड़ चीनी बनकर आएगा तभी हम उसे स्वीकार करेंगे। हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, भाषा पर गर्व करते हुए उसे अंगीकार करें और उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। बहुत बहुत आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी। आपने चीन पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव का जो सिंहावलोकन, तथ्य तिथियों के ऐतिहासिक अनुक्रम के साथ जिस विवेच्य बिंदु के, जिस विवेचना की आवश्यकता थी, जिस सूक्ष्मता को और जिस स्थूलता को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता थी, उसकी गहन विवेचना और मीमांसा आपने की है, वह अभूतपूर्व है। शताब्दियों का आपने लेखा जोखा प्रस्तुत किया और चीन और भारत का जो संबंध है वो कितना प्राचीन है, कितना प्रगाढ़ है और आरवा चीन में उसकी क्या विसंगतियां हैं, उसे हमें समझने और जानने की आवश्यकता है। एक बात और आपने बड़ी गूढ़ता और सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत की कि जो साहित्य होता है वह साहित्य इतिहास से भी ज्यादा उसकी संप्रेषणीयता अधिक होती है। उसका कारण है हम तो राजनीति के विद्यार्थी हैं और राजनीति के अध्यापक हैं, लेकिन साहित्य जीवन की संवेदना का जो सूक्ष्म और मार्मिक अभिव्यक्ति होती है, आज भी लरसिंह दास, कोठारिन, गोबर जैसे पात्र मानव आज भी लगता है कि वो भारत के पात्र हैं, भारत में आज जीवित। तो उसी तरह साहित्य के माध्यम से हमें समझने की आवश्यकता होगी और वह जब साहित्य हमारे अंदर जीवंत होगा तो वेद वेदा बन के भारत नहीं आएगा, योग योगा बन के भारत नहीं आएगा। हमें अपनी उस संवेदना की सूक्ष्म परख, अनुशीलन, विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि देश में योग के विश्वविद्यालय खुले, देश में उपनिषद और वेद के विश्वविद्यालय खुले और उस पर गर्व हो। नालंदा का की विस्मृति है, नालंदा का जो विस्मृति है, भारत के पराक्रम की जो विस्मृति है, भारत के ज्ञान की जो विस्मृति है, मैकाले की संस्कृति आज भी जीवंत है और चल रही है। जब तक हम वेदों की ओर, कभी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौट चलो, रूसों ने कहा था प्रकृति की ओर लौट चलो, और भारत जब तक संस्कृति और सभ्यता की ओर लौटेगा नहीं तब तक उसका पुनरुत्थान नहीं होगा और हमें लौटना ही पड़ेगा। हम लौट भी रहे हैं धीरे धीरे। हमें अपने पहचान पर गर्व हो रहा है, अपने सनातन पर गर्व हो रहा है और अब इतिहास के घावों पर आलेपन भी हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण, काशी कॉरिडोर का निर्माण, 370 का समापन, यह सांस्कृतिक उत्थान का ही कालखंड है। भाषा के उन्नयन का भारत का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से निसंकोच हिंदी में प्रवाहमयी अपनी बात कहता है। विश्व के मंचों पर भी जाते हैं तो हिंदी में बात कहते हैं, विदेशी भाषा के लोग उसका अनुवाद करते हैं और श्रवण करते हैं। यह जागरण होता है भाषा का। इस देश में राम को जानना है तो तुलसी को जानना पड़ेगा, कृष्ण को जानना है तो सूर्य को जानना पड़ेगा, शंकर को जानना है तब भी हिंदी को जानना पड़ेगा। हिंदी अपनी भाषा, अपनी जान है, अपनी पहचान है, अपना प्राण तत्व है, प्रणव तत्व है। भाषा के बिना सभ्यता और संस्कृति का भी संवहन नहीं हो पाता है। तो संस्कृति का संवहन, उसका संरक्षण, उसकी सुरक्षा के लिए, उसे अक्षुण्य बनाए रखने के लिए हमें भाषाओं की ओर लौटना है। और आप एक साधना कर रहे हैं हिंदी और चीनी भाषाओं का। आप हिंदी के भी साधक हैं और हिंदी के साधक होने के नाते ही तदुपरांत आप चीनी भाषा के साधक हैं। और वह साधना का तत्व, आप एक सेतु हैं जिससे चीन और भारत का मतैक्य हो सकता है। मतैक्य का अर्थ केवल राजनीतिक सांस्कृतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि मानवीय स्तर पर जब मतैक्य होगा तो विश्व की एक बृहत्तर जनसंख्या भारत और चीन में निवास करती है, जिसमें मानवता का संप्रेषण होगा, वसुधैव कुटुंबकम का गान विकसित होगा,
योग और आयुर्वेद पुष्पित और पल्लवित होंगे। आपकी व्याख्या करना इतने कम समय में बड़ा असंभव सा है। आपकी बातें मंत्रवत थी, सूत्रवत थी और इतने तथ्यों से आपने भर दिया है कि आपका लोकमंच सदैव आभारी रहेगा। आप अपने हैं, लोकमंच आपका समय समय पर आह्वान करता रहेगा। हमारी एक सभ्य परंपरा है कि लोकपहल अपने अतिथि का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करता है और मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मध्यकालीन आधुनिक इतिहास विभाग से डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी को। डॉक्टर भावेश। धन्यवाद अखिलेश सर। लोकपहल की निरंतर चल रही परिचर्चा माला के अंतर्गत आज भारतीय संस्कृति का चीन पर प्रभाव के महत्वपूर्ण विषय पर इस क्षेत्र के जो प्रकांड विद्वान हैं और चीन के क्वांगतोंग विश्वविद्यालय में विदेशी भाषा विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी का पाथेय हम सभी को प्राप्त हुआ। हम जब भी भारतवर्ष के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पड़ोसी के रूप में चीन हमारे सामने आता है। निरंतर भारत सरकार के द्वारा पूरी गंभीरता से इंडो चीन संबंधों की समीक्षा की जाती रही है, लेकिन जब सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो हमारी सनातन संस्कृति और चीन की प्राचीनतम संस्कृति वैश्विक स्तर पर प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ऐसे में सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा और किसने किसकी संस्कृति को प्रभावित किया, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। और हम सभी आज को ये अवसर प्राप्त हुआ कि आज इसी के प्रकांड विद्वान डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी के द्वारा इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। आपके द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई वो ये कि 2000 वर्षों तक बिना सेना के प्रयोग के भारत की संस्कृति ने चीन को प्रभावित किया। तत्पश्चात महात्मा बुद्ध के द्वारा जो संदेश प्रसारित किया गया उसका चीन पहुंचना, कन्फ्यूशियस द्वारा चीन को सामर्थ्यवान बनाने की प्रेरणा और थान काल में चीनी संस्कृति का उत्कर्ष, ये एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है जो सामान्य रूप से सामान्य किताबों में प्राप्त नहीं होता। 11वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारत और चीन में अल्पसंख्यक जातियों का शासन और 20वीं शताब्दी में दोनों देशों का संप्रभु बनना और चीनी विद्वानों द्वारा भारत को पश्चिम का स्वर्ग कहा जाने की जो लयबद्ध विवेचन आपने किया है, यह एक अतुलनीय विवेचना है। तत्पश्चात वेनस्वांग के द्वारा भारत को इंतु कहना और अर्थशास्त्र से लेकर मनुस्मृति तक जो प्राचीन भारतीय साहित्य हैं उनमें किस प्रकार से चीन भाषा के शब्दों और चीन से जुड़े हुए तथ्यों को सम्मिलित किया गया है, इसकी सुंदर विवेचना आपके द्वारा की। भारतीय योग का चीन पहुंचना और तत्पश्चात बौद्ध धर्म का चीन पहुंचना और संस्कृत की भाषा को पढ़कर चीनी विद्वानों के द्वारा शोध करके 4 भाषाई स्वराघात विकसित किया जाना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हम सभी के लिए रही। 80,000 चीनी भाषा के शब्दों में 20,000 शब्द संस्कृत भाषा से हैं, यह भारतीय भाषाओं के हैं। यह प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करने वाला तथ्य है। पंचतंत्र की कहानियों का प्रभाव जो चीन के साहित्य पे पड़ रहा है और किस प्रकार सनातन और उसकी नैतिक शिक्षा से हटने पर भारत में मूल्यों का ह्रास हुआ, लेकिन उन्हीं नैतिक शिक्षाओं के द्वारा चीन किस प्रकार अपना समाज का उत्कर्ष, यह निस्संदेह रूप से एक चिंतनीय विषय है और उस पर प्रत्येक बौद्धिक क्षेत्र के भारतीय हैं उनको चिंतन करना होगा। ललित कला, स्थापत्य कला, भित्ति चित्र का जो भारतीय संस्कृति का प्रभाव चीन पर पड़ा और लुम्बन गुफा के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं थी। मैं इसके ये जानकारी हम सबको प्राप्त हुई, इसके लिए हम सभी आपके ऋणी रहेंगे। कुमार जीव, कश्यप मतंग और बोधि धर्मन जैसे भारतीय विद्वानों का चीन जाना और अभी तक जो लोग समझते थे कि कुंग फू चीन की कला है, आज लोगों को ये पता चल गया आपके पाथेय द्वारा कि बोधि धर्मन द्वारा चीन को विश्वविख्यात ये जो मार्शल आर्ट है कुंग फू है, ये प्रदान की। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम सबको प्राप्त हुई और किस प्रकार ह्वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग जैसे विद्वानों ने भारत में अध्ययन करके भारत के संस्कृति का प्रसार किया, न कि भारत को पददलित किया
यह प्रत्येक भारतीय के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। भारत और चीन के संबंधों को धार्मिक आदान प्रदान की जो आपने आज विवेचना किया है, ये एक महत्वपूर्ण विवेचना है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो भारत और चीन के संबंधों की बात की जाती है तो हमेशा वो राजनीतिक स्तर पर चली जाती है, कभी भी वह इस स्तर पर नहीं आती कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म ने चीन को विकसित होने में या चीन के समाज को विकसित होने में सहायता प्रदान किया। भारतीय योग चीन के 600 शहरों में वर्तमान समय में सिखाया जा रहा है। योग पर्यटन में चीनी यात्री योग सीख रहे हैं। आयुर्वेद चीन में लोकप्रिय हो रहा है। संस्कृत, पाली, तमिल, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी भाषाएं आज चीन के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही हैं। बौद्ध अध्ययन केंद्र लगभग 100 विश्वविद्यालयों में और 15 विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन केंद्र बने हैं। 500 से 1000 तक हिंदी में शोध पत्र और लेख प्रकाशित हो रहे हैं। यह 135 करोड़ भारतीयों के लिए गौरव का विषय है और यह सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी वजह से हम सभी को प्राप्त हुई। इसके लिए मैं लोक पहल परिवार की ओर से और इस परिचर्चा में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति की ओर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मैं इस लोक पहल की परिचर्चा का हमेशा अपनी ओजस्वी भाषा में संचालन करने के लिए अपने अग्रज डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी का, हमारे बंधु डॉक्टर ऋषिकेश सिंह जी का, हमारे वरिष्ठ डॉक्टर अर्थशास्त्री डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी का, हमारे तकनीकी सहायक आयुष जी का और हमारे जो पथ प्रदर्शक हैं प्रोफेसर आलोक चौहान जी, डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, प्रोफेसर संतोष सिंह जी, आनंद पटरेकर जी, सभी व्यक्तियों की ओर से आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस परिचर्चा माला में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। अखिलेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भावेश जी। आपने बड़ी सुंदर विवेचना के साथ, आपने बड़े ध्यान से, मन से चिंतन किया, मनन किया और बड़े ध्यान से श्रवण किया है। श्रोता के रूप में भी आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही सुंदर धन्यवाद ज्ञापन किया है। वस्तुतः धन्यवाद औपचारिकता नहीं होती है, बल्कि व्यक्तित्व और कृतित्व की मीमांसा होती है। और आपने जिस ढंग से डॉक्टर त्रिपाठी विवेक जी को व्याख्यायित किया है वह बहुत ही समीचीन है, सामयिक है और बहुत ही सुंदर है। विवेक जी उसके बिल्कुल आधिकारिक विद्वान हैं। अपेक्षा के अनुरूप आपने धन्यवाद ज्ञापन किया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी के साथ आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा पुनः लोक पहल परिवार के तरफ से, सभी अपने विद्वानों के तरफ से, अग्रजों के तरफ से, लोक पहल के बंधुओं के तरफ से आपका हम त्रिपाठी जी बार बार आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और आप हमारे हैं और जब जब ऐसे ही विषयों पर आपके पाथेय की आवश्यकता होगी हम आपके आह्वान करेंगे, तभी हम लाखों के बीच जाएंगे और इस अछूते विषय को भारत में जिसका बहुत ज्ञान संज्ञान लोगों ने नहीं लिया है उस पर आपका पाथेय प्राप्त होगा। पुनः आपको अनेक प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आयुष जी का इस तकनीकी माध्यम से, आभासी मंच से लाखों तक ले जाने के सत्प्रयास के लिए आयुष जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और इसी के साथ आयुष जी अब इस कार्यक्रम को आप समाप्त कर सकते हैं। आयुष जी। ओके सर।